4 साल का हुआ आपका चहेता चैनल ईटी नाउ स्वदेश वर्षगांठ पर आज दिन भर दिग्गजों के साथ होगी कमाई और मुनाफे की बात। उज्जवल भविष्य की प्लानिंग के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। लगातार 5वें दिन बढ़त पर बंद हुए अमेरिकी बाजार। डाउ 78 अंक चढ़ा, नेस्डेक में 88 अंकों की तेजी के साथ बनाया नया रिकॉर्ड। वहीं S&P 500 सपाट बंद। फिलहाल डाउ फ्यूचर्स और नेस्डेक फ्यूचर्स में 40 अंकों की तेजी। एशियाई बाजारों से मिले जुले संकेत। गिफ्ट निफ्टी करीब 50 अंक गिरकर 24,950 के नीचे। जापान का बाजार निकेई 700 अंकों से ज्यादा उछला। वहीं नेशनल डे पर चीन और दक्षिण कोरिया के बाजार में छुट्टी। ओपेक प्लस देशों के नवंबर में उत्पादन बढ़ाने के अनुमान से कच्चा तेल 2% फिसलकर $64 के पास। कॉमिक्स पर गोल्ड $3880 और चांदी $46 के ऊपर। वहीं घरेलू बाजार में सोना 1,17,000 रुपए और चांदी 1,44,000 रुपए के ऊपर। लगातार 8वें दिन एफआईज ने की बिकवाली। बुधवार को कैश में 1605 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। वहीं डीआईज ने लगातार 27वें दिन खरीदारी की। कैश में 1916 करोड़ रुपए की खरीदारी। सम्मान कैपिटल में करीब 43% हिस्सा खरीदेगी। अबू धाबी की आईएचसी करीब 8,850 करोड़ रुपए में पूरा होगा सौदा। अतिरिक्त 26% के लिए लाएगी ओपन ऑफर। सितंबर में मारुति की कुल बिक्री करीब 3% बढ़कर 1,89,000 यूनिट। एक्सपोर्ट्स में भी 52% का उछाल, लेकिन घरेलू बिक्री में 6% की गिरावट। हीरो मोटो की कुल बिक्री 8% बढ़कर 6,90,000 यूनिट। घरेलू बिक्री 5% बढ़ी। एक्सपोर्ट्स भी डबल। टीवीएस मोटर ने 15 लाख यूनिट के साथ दूसरी तिमाही में बिक्री का बनाया नया रिकॉर्ड। पिछले साल के मुकाबले 22% रही ग्रोथ। थ्री व्हीलर्स की बिक्री 41% बढ़ी। एक्सपोर्ट्स भी 30% बढ़कर 4 लाख यूनिट। सितंबर तिमाही में इंडियन बैंक का कुल डिपॉजिट 12% बढ़कर 7,76,000 करोड़ रुपए पहुंचा। ग्रॉस एडवांसेस में भी 13% की ग्रोथ। और सितंबर तिमाही में वी मार्ट रिटेल की कुल आय 22% बढ़कर 807 करोड़ रुपए। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में भी 11% की बढ़ोतरी। क्यों दे तो क्यों दे दमदार 4 साल जिंदाबाद जिंदाबाद। नीचे का मैं एकदम मत लेना। साल दर साल स्वदेश ने किया कमाल। ईटी नाउ स्वदेश के 4 साल पूरे होने पर सभी को ढेर सारी बधाइयां। ईटी नाउ स्वदेश के दमदार 4 साल पर ढेरों शुभकामनाएं। 4 साल बेमिसाल और की तैयारी और many more to come. हैप्पी बर्थडे ईटी नाउ स्वदेश। ईटी नाउ स्वदेश के 4 साल, भरोसा बेशुमार। तो ईटी नाउ स्वदेश के 4 साल पूरे हो गए हैं और इन 4 सालों में हम लोगों ने कई सारी स्टोरीज ब्रेक की, अपने दर्शकों को बहुत सारी रिसर्च दिया। ये सिलसिला आने वाले सालों में जारी रहेगा और आपका भरोसा हमेशा हमारे साथ कायम रहेगा। वादा करते हैं ऐसे कई सक्सेसफुल साल आपके लिए, आपके सामने हम मौजूद रहेंगे। ईटी नाउ स्वदेश सेलिब्रेशन इट इज 4 साल बेमिसाल। धन्यवाद देना चाहते हैं हमारी सारी टीम को, हमारे सारे दर्शकों को। हैप्पी बर्थडे ईटी नाउ स्वदेश। ईटी नाउ स्वदेश 4 साल, अब ये व्यूअर्स के नाम थैंक यू। ईटी नाउ स्वदेश को एनिवर्सरी की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। 4 साल, अनगिनत यादें, हजारों थैंकफुल मैसेजेस और मिलियंस ऑफ व्यूज। ईटी नाउ स्वदेश को 4 साल पूरा करने के लिए बहुत बहुत बधाई। हैप्पी 4th एनिवर्सरी ईटी नाउ स्वदेश। 2021 से शुरू हुआ ये सफर हर साल बढ़ता जा रहा है बहुत तेजी के साथ, और ये हो रहा है आपके प्यार, भरोसे और विश्वास के जरिए। हैप्पी बर्थडे ईटी नाउ स्वदेश एंड थैंक यू व्यूअर्स। देखिए, पता ही नहीं चला कि 4 साल कैसे बीत गए। आप इन बीते 4 सालों में आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया। उम्मीद है कि आगे भी ऐसे ही देते रहेंगे। Happy anniversary. ईटी नाउ स्वदेश is turning 4. Congratulations to the entire team for working so hard and doing a stupendous work in reaching out to the masses. We hope that in the next 40 more years, we are going to expand ourselves and bring in more innovative programming for you guys. Happy anniversary ईटी नाउ स्वदेश। हर लाइक ने बढ़ाया जोश, हर कमेंट से मिली प्रेरणा, हर शेयर से मिली हिम्मत। ईटी नाउ स्वदेश के 4 साल पूरे होने पर सभी दर्शकों का धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे ईटी नाउ स्वदेश।
नमस्कार, स्वागत है आपका IIT न्यूज़ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं पावर ट्रेड। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सृष्टि शर्मा मुंबई स्टूडियो से। आपके प्यार और आपके भरोसे की बदौलत ये 4 साल कैसे यूं ही बीत गए पता ही नहीं चला। 4 साल के हम हो गए हैं और इन 4 सालों में देश में निवेश का कल्चर बहुत बढ़ गया है। डीमेट खाते जो 7 करोड़ पर थे वो पहुंच गए हैं 25 करोड़ पर। IIT न्यूज़ स्वदेश ने भी आपकी बचत से लेकर कमाई तक का पूरा ख्याल रखा है। जी हाँ, बिल्कुल। और हमने अपने दर्शकों को शेयर बाजार से पैसे कमाने की सटीक और विश्वसनीय सलाह भी दी है। हमारी कोशिश रही है कि देश की ग्रोथ के साथ साथ देश के हर नागरिक की समृद्धि बढ़े और साथ ही साथ इसके लिए ज़रूरी है कि बचत और निवेश पर फोकस बढ़ाना, और इसके लिए ज़रूरी है कि हर तबके के लोगों को इन्वेस्टमेंट से जागरूक करना और वो किया जाए। यही हमारी पहल रही है और यही IIT न्यूज़ स्वदेश का मिशन भी है। तो IIT न्यूज़ स्वदेश के 4 साल पूरे हो गए हैं और ये 4 साल बहुत ही गौरवशाली रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हम अपनी आवाज़ तक देश के कोने कोने में ऊपरी तबके से लेकर निचले तबके, शहर से लेकर गांव तक, छोटे कस्बों तक पहुंचाने में कामयाब रहे हैं और देश में इक्विटी कल्चर को बढ़ावा देने में और लोगों को निवेश के प्रति जागरूक करने में हमने काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। और इस खास मौके पर टाइम्स ग्रुप के MD विनीत जैन ने भी बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि मैं भारत के सबसे बड़े और सबसे विश्वसनीय हिंदी बिजनेस न्यूज चैनल IIT न्यूज़ स्वदेश को 4 साल पूरे करने पर बधाई देता हूं। चैनल ने देश भर के दर्शकों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने का शानदार काम किया है। बचत से लेकर पैसे कमाने तक IIT न्यूज़ स्वदेश भरोसेमंद मार्गदर्शक रहा है, जो शेयर बाजार के जरिए पैसे कमाने के लिए सटीक, विश्वसनीय और समय पर सलाह देता रहा है। इसका मिशन हमेशा से हर भारतीय परिवार की समृद्धि में योगदान देना रहा है, जो राष्ट्र के विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। IIT न्यूज़ स्वदेश के पूरे परिवार, दर्शकों और एडवर्टाइजर्स और साथ साथ मेरे सहयोगियों को शुभकामनाएं। तो द टाइम्स ग्रुप के MD विनीत जैन की ये शुभकामनाएं चैनल के लिए, हमारे तमाम सहयोगियों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए और हमारे एडवर्टाइजर्स के लिए भी। लेकिन आज शुभकामना संदेशों की भरमार है। इंडस्ट्री लीडर्स की तरफ से, म्यूचुअल फंड के दिग्गजों की तरफ से, तमाम मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से, और उन शुभकामना संदेशों को तो हम दिखाएंगे, लेकिन दिन भर आपको हम तमाम धुरंधरों से मुलाकात भी करवाएंगे IIT न्यूज़ स्वदेश पर। और आज कोशिश करेंगे कि एक नई प्लानिंग की जाए आपके उज्जवल भविष्य के लिए, जब हम 5वें साल में कदम रख रहे हैं। लेकिन चलिए उसके पहले जरा रोज की तरह अपने प्रोग्राम की शुरुआत कर लेते हैं और लेकर आएंगे वो 4 बड़े ट्रिगर जो आपको आज अपनी नजर में जरूर रखनी चाहिए। तो अमेरिका में लगातार 5वें सत्र में हमने तेजी देखी और कल के सत्र में हमने देखा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले, जो चिप बनाने वाली जो कंपनीज रही, एनवीडिया हो गया, इसके अलावा तमाम और कंपनीज, AMD हो गया, उनमें तेजी रही। और US में तेजी का ये जो दौर है वो लगातार कायम है। 2 दिन की बात करें, डाउ में करीब 120 अंकों की तेजी रही है, लेकिन नैस्डैक में कहीं ज्यादा करीब 180 अंकों के आसपास की मजबूती हमने देखी है। निफ्टी हमने देखा था कि परसों के सत्र में यानी कि बुधवार को जबरदस्त रफ्तार हमने देखी थी, 225 अंकों की और 24,800 के ऊपर जाकर क्लोजिंग दी थी निफ्टी ने। और निफ्टी बैंक की जो तेजी रही थी 700 अंकों की रही थी। थोड़ी सी नरमी के संकेत आ रहे हैं क्योंकि गिफ्ट निफ्टी है थोड़ा सा नीचे 24,900 के आसपास आपको दिखाई देगा। हालांकि ये फ्यूचर्स के लेवल है, ये आप ध्यान दीजिएगा। सम्मान कैपिटल, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के नाम से पहले इसको हम जानते थे, इसमें IHC 43% हिस्सेदारी खरीदी जा रही है। तो ये जो शेयर रहा है, हाल फिलहाल हमने देखा कि काफी जबरदस्त इसने दौड़ लगाई है और ये
अबू धाबी की ये कंपनी है, ये इसमें हिस्सेदारी ले रही है। 8,850 करोड़ रुपए में सौदा होने वाला है। बाकी जानकारी आपको हम शो में आगे देंगे और ये भी बताएंगे कि शेयर में आपको करना क्या है। लेकिन सितंबर में टीवीएस मोटर हीरो मोटो की रिकॉर्ड बिक्री रही है और ये जो दो शेयर हैं आज फिर से ये फोकस में रहेंगे। हीरो मोटो के शेयर में हमने देखी है कि अच्छी रफ्तार रही है। 4100 वाला शेयर एक झटके में हमने कह सकते हैं कि 5100-5200 रुपए के लेवल तक ये पहुंचा है। इंडियन बैंक जो कि रिकॉर्ड हाइस पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है, लगातार इसने रिवॉर्ड किया है और अगर हम कोविड के लो से देखेंगे तो ये शेयर मुझे लगता है कि 10 गुना से भी ज्यादा हो गया है इंडियन बैंक का। और डिपॉजिट की बात करें तो 12% बढ़ा है डिपॉजिट, जो हाल के अपडेट इन्होंने दिए हैं। और वी मार्ट की बात करें तो इनकी आय 22% बढ़ के आई है। तो हम क्वार्टरली अपडेट्स की भी सिलसिले की शुरुआत हो गई है और इस पर भी हमारी इन दोनों शेयरों के साथ साथ और भी कई शेयर हैं, हमारी नजर आज बनी रहेगी। चलिए देखिए, कई सारे ट्रिगर्स हैं जहां पर रहेगी बाजार की नज़र और साथ ही साथ कई सारे सेक्टर्स पर रहेगा आज के सत्र में फोकस। पर आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि ग्लोबल बाजार किस तरीके से वहां पर मूड और माहौल देखने को मिल रहा है, किस तरीके का सेटअप है और क्या वहां से कोई नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं है, क्या वो सपोर्ट करेंगे भारतीय बाजारों की चाल, क्योंकि वेंसडे को तो क्या ज़बरदस्त हमने मूव देखा। और अभिषेक, आपसे ही समझना चाहेंगे यूएस के बाजार अगर हम देखें तो किस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया वेंसडे, साथ ही साथ थर्सडे, क्योंकि कल तो भारतीय बाजार बंद थे, तो वहां से किस तरीके के क्यूज आ रहे हैं? सृष्टि, क्यूज अगर आप ऐसे मतलब इंडेक्स को देखेंगे तो क्यूज तो पॉजिटिव हैं, क्योंकि लगातार चौथे सत्र में हमने तेजी डाउ में देखी है। नेस्डेक की बात करें वहां पर भी 4 सत्र की तेजी है। 2 दिन में डाउ 120 अंक चढ़ा है, 2 दिन में नेस्डेक 180 अंक चढ़ा है। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि अमेरिका में बहुत ही क्रूशियल इवेंट आप कह सकते हैं, वो है शटडाउन चल रहा है। शटडाउन यानी कि जो फंडिंग बिल थी वो पास नहीं हो पाया सेनेट से और जो नॉन एसेंशियल जो सर्विसेज हैं वो पूरी तरह से रुक गई हैं और उनके साथ साथ जो अमेरिका में जो क्रूशियल जो डेटा आते हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो आते हैं, उन पर भी लग गया है ब्रेक। तो सहमति बनाने की कोशिशें देखती हैं सहमति कब तक बनती है। और इस बीच अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का बयान भी आया है। उन्होंने कहा है कि शटडाउन से जीडीपी पर, अमेरिका की ग्रोथ पर और अमेरिका पर काफी ज्यादा असर आएगा, हिट आएगा, इसकी उन्होंने आशंका जताई है। लेकिन इस शटडाउन के बीच में भी देखिए वैसे डीकपल्ड होते हैं, शटडाउन का कोई इंपैक्ट हम बाजारों पर नहीं देखते हैं। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं, इस बार हम क्यों बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि टैरिफ के टेंट्रम के चलते अमेरिका में हम मंदी की भी बातचीत सुन रहे हैं। कई ऐसे वॉइसेस जो कह रहे हैं कि अमेरिकी लोग परेशान हैं, वहां पर महंगाई बढ़ रही है और कहीं ना कहीं इकोनॉमी में स्लो डाउन भी आ रही है। तो उसके चलते हो यह रहा है कि आशंका है कि क्या शटडाउन से पॉलिसी को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर, लेबर मार्केट को लेकर क्या कोई असर पड़ेगा, इस बात की चर्चाएं चल रही हैं। और एक और चीज ये है कि सितंबर के जो नॉन फार्म पेरोल के जो डेटा आने वाले थे वो अब नहीं आएंगे। वो कब आएंगे अब पता नहीं, उसके आगे की डेट कभी आएगी तो आएगी, अदरवाइज जब तक शटडाउन चलेगा तब तक वहां पर ये डेटा नहीं आएंगे, क्योंकि जब इकोनॉमिक एक्टिविटी ही एक तरह से हॉल्ट हो गई है, जो रियल पिक्चर आएगी नहीं अगर, तो फिर उन डेटा का फिर मतलब क्या होगा, वो थोड़े से इररिलेवेंट से हो जाते हैं। तो ये एक चीज है। लेकिन इनके बीच में भी जो वहां के बाजार है वो हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे आगे की चाल चल रही है। नेस्डेक आप देखिए 88 अंक चढ़कर नए रिकॉर्ड पर है और जो एआई रिलेटेड जो शेयर हैं, जो सेमीकंडक्टर चिप वाले शेयर हैं, वहां पर अच्छी तेजी है। एनवीडिया का शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। एएमडी जो कि एक और चिप मेकर है, 3% के आसपास की तेजी हमने देखी है। अगर आप एशियाई बाजारों की चाल को देखेंगे सृष्टि, तो वहां पर हम देख रहे हैं कि मिला जुला कारोबार आपको दिखाई देगा, क्योंकि आप देखिए निक्केई में करीब करीब 700 अंकों के आसपास की तेजी है। अगर हम हांगकांग की बात करें तो वहां पर करीब करीब 180 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। तो ये थोड़े से मिक्स्ड हैं। लेकिन अगर हम अन्य संकेतों की बात करें तो आप देखिए कि गोल्ड जो है रिकॉर्ड हाई से थोड़ा सा नीचे आया है, $3880 के आसपास के भाव हैं। लेकिन क्रूड आपके लिए एक और अच्छा इंडिकेटर, क्योंकि कच्चा तेल हम देख रहे थे कि $70 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया था, लेकिन वहां से भाव में लगातार करेक्शन हो रहा है, क्योंकि सप्लाई मजबूत हो रही है और क्रूड का भाव गिर के आ गया है 4 महीने के निचले स्तर के आसपास। और ब्रेंट क्रूड है $65 प्रति बैरल के आसपास के इसके भाव हैं, जो आपके लिए एक अच्छा संकेत हम निश्चित तौर पर कहेंगे। और अगर आप डॉलर इंडेक्स को देखेंगे तो वो 98 के आसपास, उसके नीचे है, कोई चिंता की बात नहीं है। बॉन्ड यील्ड भी थोड़ी सॉफ्ट हो रही है और ये निश्चित तौर पर
इंडियन एक्विटीज के लिए एक अच्छा संकेत है, क्योंकि यूएस की जो 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड है वो 4.15 हमने देखी थी, वहां से गिरते गिरते 4.1 के नीचे आ गया है, 4.09% इस पर है यूएस के 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड। तो ये अच्छा संकेत है। ओवरऑल हम ये कहेंगे कि कोई ऐसे निराशाजनक संकेत तो है ही नहीं। ज्यादातर बाजार तेजी के साथ ही कारोबार किए हैं, क्रूड नरम है, बॉन्ड यील्ड नरम हुई है। अब ये चूंकि हम बुधवार को हमने देखा है कि बहुत एक शार्प राइज था भारतीय बाजारों में और अपने क्रूशियल लेवल्स को अटेन किए। 55,000 हमने निफ्टी बैंक में देखा, 24,800 हमने निफ्टी में देख लिया। तो थोड़ी बहुत हो सकता है कि प्रॉफिट टेकिंग के साथ शुरुआत हो, लेकिन मे भी कि थोड़ी सी नीचे खुलने के बाद बाजार फिर से जोश दिखाएं। एक जो तनाव है वो ये है कि एफआईज लगातार बेच रहे हैं, थोड़ा क्वांटम छोटा हुआ जरूर है, लेकिन बुधवार के सत्र में भी 1200-1300 करोड़ रुपए के आसपास की एफआईज की सेलिंग आई है। और जो लॉन्ग होल्डिंग है अभी भी वो 6-6.5% के आसपास बनी हुई है इंडेक्स फ्यूचर्स में, जो कि एक चिंता का सबब भारतीय बाजार के लिए जरूर है। तो आगे अब एक हफ्ते के बाद टीसीएस के नतीजे आ जाएंगे 9 तारीख को, 9 अक्टूबर को, और हम धीरे धीरे देखेंगे कि बाजार का जो मोमेंटम है वो अर्निंग्स की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। ऑलराइट, तो देखिए ढेर सारे ग्लोबल क्यूज अभी तक फिलहाल जो है वो पॉजिटिव ही दिख रहे हैं। और अब देखिए आरबीआई पॉलिसी का एक बड़ा इवेंट जा चुका है, अब अर्निंग्स पर जो है पूरा फोकस शिफ्ट होते हुए नजर आएगा। और जी हाँ, टैरिफ को लेकर क्या कुछ अनाउंसमेंट होती है, क्या वहाँ पे कोई राहत मिलती है या नहीं, अब बातें उस तरीके की होती हैं वो देखना सबसे अहम होगा। पर आपको अब ये भी बता दें कि एफआईआईज डीआईआईज की पोजिशनिंग किस तरीके से हुई है, संस्थागत निवेशकों ने क्या कुछ किया है। अगर हम वेंसडे को देखें तो फिर से एक बार एफआईआईज की तरफ से बिकवाली ही हावी हुई है। 1605 करोड़ की उन्होंने कैश मार्केट में बिकवाली की है। पर अब इसका एक ओवरऑल ट्रेंड देखें तो पिछले 5 दिनों में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो बिकवाली का आंकड़ा था वो काफ़ी ज़्यादा था। 3,000, 4,000 और 5,000 करोड़ तक की उन्होंने बिकवाली की है। तो कहीं ना कहीं जो वेंसडे का फिगर है यानी 1 अक्टूबर का महीने की शुरुआत भी थी, वहाँ पर उनका जो बिकवाली का फिगर है वो थोड़ा सा कम ज़रूर आते हुए दिखा है। पर डीआईआईज ने फिर से एक बार मार्केट पार्टिसिपेंट्स को सपोर्ट किया है। 2,916 करोड़ की उन्होंने कैश मार्केट में खरीदारी की है। और जी हाँ, ये खरीदारी का आंकड़ा भी बीते 5 दिनों से अगर हम कंपेयर करें या बीते 4 दिनों से कंपेयर करें तो थोड़ा सा कम ज़रूर है, पर कहीं ना कहीं वो मार्केट्स को सपोर्ट भी कर रहे हैं। और हमने देखा भी था कि वेंसडे को क्या कुछ ज़बरदस्त मूव आया था निफ्टी और निफ्टी बैंक में। पर साथ ही साथ इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो वहाँ पर एफआईआईज का आंकड़ा भी पॉजिटिव है 128 करोड़ पे। पर इंडेक्स ऑप्शंस में उन्होंने 10,740 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो वहाँ पर थोड़ा सा बिकवाली का आंकड़ा आया है 307 करोड़ का, और स्टॉक ऑप्शंस में 154 करोड़ का नेट पॉजिटिव फिगर आते हुए दिखा है। तो एक ये ट्रेंड हम ज़रूर देख रहे हैं कि एफआईआईज लगातार बिकवाली कर रहे हैं। बट राहत की बात यह है कि एटलीस्ट फ्राइडे को ये नंबर जो है वो थोड़ा सा कम ज़रूर आया है। बट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो इनकी लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशंस को देखना ज़रूर रहेगा, क्योंकि देखिए आंकड़े तो है ही, बट वेंसडे की बात करें तो वहाँ पर एफआईआईज की जो लॉन्ग पोजीशनिंग थी वो करीब 6% के आसपास थी, अब वो बढ़कर 6.8% हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये आंकड़ा भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए, ये तो बात रही एफआईआईज की पोजीशनिंग और डीआईआईज ने क्या कुछ एक्शन दिखाया। बट अब आपको बताते हैं कि आज के सत्र में कौन से स्टॉक्स रहेंगे एक्शन में, और सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी शरद के पास जो कि पूरी लिस्ट के साथ तैयार है। कौन से रहेंगे स्टॉक्स इन न्यूज़, शरद? सबसे पहले जो है समान कैपिटल पे नज़र डालेंगे। यहाँ पे प्रेफरेंशियल कैपिटल आया है, अबू धाबी इंटरनेशनल कंपनी जो है ये स्टेक लेंगे, ऑलमोस्ट 43.5% स्टेक लेने वाले। कुल जो वैल्यू की बात करें वो लगभग 8,850 करोड़ रुपए का रहेगा। वही अगर पोस्ट इशू की बात करें तो कंपनी प्रमोटर बन जाएंगे और एक सेबी के हिसाब से एक ओपन ऑफर भी ट्रिगर होने वाला है। स्टॉक मात्र प्राइस टू बुक रेशियो 0.6 टाइम्स पे है, तो इस पे भी नज़र रखें ऑफकोर्स। लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में कप मूव आया था। वी-मार्ट रिटेल की बात करें तो दूसरे तिमाही के जो है अच्छे ऑपरेशनल अपडेट देखने मिले हैं। टोटल रेवेन्यू लगभग 22% बढ़ गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और वही अगर एसएसजी ग्रोथ के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी जो है एकदम ठीक ठाक ग्रोथ आया है, लगभग 11% का। हेक्सावेटेक के लिए प्रॉब्लम ज़रूर है। नेटसॉफ्ट कॉर्प के साथ जो है इनका जो है भिड़ंत हुआ है, और यहाँ पे देखें तो यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है इनके साथ इशू हुआ है। $500 मिलियन की जो है डैमेजेस सीक किया जा रहा है, और यहाँ पे इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट्स और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो है आरोप लगा गया है। वही उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें
तो कंपनी 950 करोड़ रुपए रेस करने वाले राइट्स इशू के जरिए, और अहम बोर्ड मीट 8 अक्टूबर को होगा। हुंडई यहाँ पे जो है पैसेंजर व्हीकल की अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी जो तालेगांव में लोकेटेड है, उसको वो शुरुआत करती है। साल में 1,70,000 यूनिट्स बनने वाले हैं इस प्लांट से। गुडलक इंडिया के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। इंडस्ट्रियल लाइसेंस इनको मिल गया इंडियन आर्म एक्ट का, जहाँ पे ये एम्प्टी शेल्स बनाने वाले हैं, और ये ट्रायल प्रोडक्शन जो है तीसरी तिमाही वित्त साल 2026 में शुरू होगा। इनकी जो आर्म है गुडलक डिफेंस, इनके लिए ये पॉजिटिव रहेगी। वारी एनर्जीज अपनी लिथियम आयन बैटरीज और बेस्ट स्टोरेज को कैपेसिटी को बढ़ाने वाले ऑलमोस्ट 5 गुना की कैपेसिटी करेंगे, और टोटल कैपेक्स प्लान जो है लगभग 8,000 करोड़ रुपए का रखा है। इंडियन बैंक की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ क्वार्टरली नंबर्स कहेंगे। एडवांसेस डिक्लाइन, एडवांसेस और आपके जो डिपॉजिट्स है लगभग 12 से लेकर 3% ईयर ऑन बेसिस पे बढ़े हैं। वही पीसी जेएलएस के जो है टर्नराउंड कंपनी है, शानदार नतीजे आए हैं। रेवेन्यू 63% बढ़ा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वही डेट के बाद में बात करें तो डेट भी रिड्यूस किया है। स्टॉक ऑफ कोर्स यहाँ पे देखें तो बड़ी गिरावट शुरुआत से देखने मिली थी, लेकिन अब कंपनी अपने रीस्ट्रक्चरिंग में जा रही है और एक री रेटिंग कैंडिडेट भी हो सकता है, तो स्टॉक में जो अच्छी मोमेंटम आ जा सकती है। और आखिर में कोल इंडिया पे भी नज़र रखें, जहाँ पे सितंबर प्रोडक्शन 4% गिरा है, और सितंबर ऑफटेक में भी जो उतना कुछ खास मूवमेंट नहीं देखने मिला है। बट ऑफ कोर्स मानसून का मंथ रहता है, तो कोल के जो नंबर्स आते हैं ऑपरेशनली हमेशा वीक ही देखने मिलता है। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए, यहाँ पे आपको एक्शन देखने मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स ऑटो सेल्स के आंकड़े की बात करें या प्राइवेट बैंकिंग में जो अच्छे बाइज देखने मिल रहे हैं, लॉन्ग्स आ रहे हैं, इन दोनों सेगमेंट्स पे भी नज़र रखिए। बिल्कुल शरद, तो तमाम ये शेयर हैं जो आज फोकस पर रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका ये सारी चीज़ें कंपाइल करने के लिए और हमारे दर्शकों के लिए आगे लेकर आने के लिए। तो आज ईटीनॉस स्वदेश की एनिवर्सरी के जश्न के साथ शेयरों की बात भरपूर होगी, और रोज़ की हमारी जो रेगुलर जो ऑफरिंग है उससे हम डेविएट नहीं होंगे, उसको एक साथ मिला के हम आगे लेकर बढ़ेंगे। लेकिन चलिए फटाफट ये भी जान लेते हैं कि आज ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट्स के दम पर कौन से शेयर फोकस में रहेंगे, ब्रोकरेजेस कहां पर बुलिश हैं, कहां बेरिश हैं, और पूरी लिस्ट लेकर हमारी सहयोगी आशीषा अधवरी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आशीषा, गुड मॉर्निंग। आपको भी बहुत शुभकामनाएं ईटीनॉस स्वदेश के चौथे बर्थडे की। बताइए आज कौन सी रिपोर्ट्स हैं? बिल्कुल, सबसे पहले अमारा राजा बैटरीज की शुरुआत करते हैं, और इस कंपनी पर 2 ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है। सबसे पहले नुवामा, उन्होंने खरीदारी की राय अभी भी बरकरार रखी है और 1120 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य अमारा राजा बैटरीज पर दिया है। उनका मानना है कि 2 व्हीलर मार्केट की डिमांड 6 से 7% तक बढ़ती हुई नजर आ सकती है अगले कुछ सालों में, और कंपनी के एबिटा मार्जिन भी इंप्रूव होते हुए नजर आ सकते हैं। याद रखें, अमारा राजा बैटरीज ने 11.5% के एबिटा मार्जिन पहली तिमाही वित्त वर्ष 2026 में रिपोर्ट किए थे, और ये बढ़कर 13 से 14% तक बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं अगले कुछ क्वार्टर्स में। खरीदारी की राय बरकरार, 1120 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य नुवामा ने अभी अमारा राजा बैटरीज पर दिया है। इसी पर मोतीलाल ओसवाल की भी रिपोर्ट है। न्यूट्रल की रेटिंग, 1030 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य। उनका मानना है कि अभी डिमांड बढ़ती हुई नजर आई है जीएसटी रेट कट के बाद, लेकिन अभी भी गीगा फैक्ट्री जो उन्होंने डालने का एस्टैब्लिश किया था वो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ कैलेंडर ईयर 2027 में एस्टैब्लिशमेंट होता हुआ नजर आ सकता है गीगा फैक्ट्री की। लेकिन अभी के लिए उन्होंने न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार और 1030 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य यहाँ पर दिया है। इसके अलावा लास्ट में एपीएल अपोलो ट्यूब्स की बात करते हैं। नोवामा ने मेंटेन करी है खरीदारी की राय, लेकिन अपना टारगेट प्राइस बढ़ाया है। तो पहले 1941 रुपीस प्रति शेयर का लक्ष्य था, अब उसे बढ़ाकर 2039 का लक्ष्य कर दिया है। लेकिन उनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेंट्री डिमांड को लेकर निकल कर आई है। उनका मानना है कि अभी भी लिक्विडिटी क्रंच है, जिसके चलते डिमांड अगले कुछ क्वार्टर्स तक सबड्यूड रहती हुई नजर आ सकती है। और इसी के साथ हाईएस्ट क्वार्टरली वॉल्यूम्स कंपनी ने रिपोर्ट किया वीक डिमांड एनवायरनमेंट के बावजूद, जिसके चलते उनका नजरिया अभी भी पॉजिटिव, खरीदारी की राय और टारगेट बढ़ाकर अब 2039 का लक्ष्य स्टॉक पर कर दिया है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष और शरद ये पूरी लिस्ट हमारे सामने रखने के लिए। तो देखिए ढेर सारे काउंटर्स तो हैं ही जहां पर आज नज़र रखनी है, पर आज का दिन बेहद इंपॉर्टेंट है ईटीनॉस स्वदेश के लिए भी, क्योंकि आज हमारे 4 साल पूरे हो गए हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे एडिटर के पास, उनसे उनका टेक लेंगे मार्केट्स पे। पर सजीत, उससे पहले
18 स्वदेश के 4 साल पूरे हो गए और ये क्या बेमिसाल 4 साल और आपको भी मुबारक हो 4 साल के लिए। थैंक यू सो मच। और आपको भी, मैं आपको बता दूं, मैंने इसी चैनल से अपनी एंकरिंग शुरू की थी, तो बेहद बेहद करीब है ये चैनल तो मेरे लिए। बेसिकली आपने जो मार्केट का ग्रोथ हुआ है 4 साल में, उसके साथ अब भी ग्रो हुए हैं। और क्या, क्योंकि अगर आप देखें कि लगभग 7-7.5 करोड़ का डीमैट था 4 साल पहले, और अभी वो 20 करोड़ के ऊपर है। और अगर इन्वेस्टर बेस देखेंगे तो हम 3.5 करोड़ का इन्वेस्टर बेस था, अभी 12 करोड़ का है। सो 8 करोड़ नए लोग जुड़े हैं 18 स्वदेश के साथ, और उसमें काफ़ी सारे यंग और एंटरप्राइजिंग इंडिविजुअल्स हैं और इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने काफ़ी पैसा बनाया है, वेल्थ बनाया है। हम 18 स्वदेश में तो लोगों को एडवाइस करते हैं कि वेल्थ बनाइए। हम ये नहीं कहते कि सट्टा कीजिए या स्पेकुलेट कीजिए, बट वेल्थ बनाइए। और उसके लिए हमारी प्रोग्रामिंग हमेशा उस तरफ रहती है कि कैसे आप इंफॉर्मेशन के साथ वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए, अपने फैमिली के लिए। और ये जो चीज़ है और आगे भी जारी रहेगी एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल। और वेल्थ क्रिएशन कैसे की जाए, यही फोकस रहा है 18 स्वदेश के साथ। देखिए मार्केट्स में तो क्या ज़बरदस्त बीते 4 सालों में हमने एक्शन देखा, और हमेशा 18 स्वदेश का यही फोकस रहा है कि कैसे आपको और ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए ताकि वेल्थ क्रिएशन पर आपका फोकस रहे। तो सजीत, आज का दिन तो बेहद स्पेशल है ही, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्शन मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। और हमारे दर्शक आपसे भी समझना चाहेंगे कि किस तरीके की FII-DII की पोजिशनिंग है, क्या कुछ बड़े क्यूज है मार्केट के लिए। सबसे पहले FII-DII देखिए, FII-DII से पहले एक मार्केट को देखते हैं कैसे हुआ था वेडनेसडे को। हमने देखा था कि शुरुआत में मार्केट की बहुत ही फ्लैट मूव उसमें हुआ था, और टुवर्ड्स द एंड जो है हमने काफ़ी इसमें उछाल देखा। निफ्टी 225 पॉइंट कुछ बढ़ा, और अगर आप उसके अंदर जाएंगे 225 पॉइंट में क्या था, उसमें 120-125 पॉइंट तो सिर्फ प्राइवेट बैंक्स थे, जैसे कि आपके ICICI बैंक हो गए, आपके HDFC हो गया, कोटक हो गया, एक्सिस हो गया। और सो ये 4-5 बैंक्स ने ही 125 पॉइंट्स का उछाल दिया है निफ्टी को उस दिन सिर्फ। और उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो भी शॉर्ट्स थे निफ्टी बैंक में काफ़ी कवर हुए, HDFC, ICICI बैंक में सब में कवर हुए। और हमको ये फ्यूचर्स में देखने को मिलता है कि उनके ऑपरेशंस पोजीशंस घटे हैं और प्राइस बढ़ा है, तो कवरिंग हुई है वहाँ पर। तो वो एक इंडिकेशन जो आता है वो वहाँ से आता है कि ये हाँ FIIs नेगेटिव रहे हैं और DIIs पॉजिटिव रहे हैं, और ये चलता आ रहा है, काफ़ी हफ्तों से चलता आ रहा है। बीच में एक बार ऊपर नीचे हो जाता है, बट एक ट्रेंड ऐसा बन गया है कि सितंबर में तो पूरा नेगेटिव था उनका, और अभी अक्टूबर भी नेगेटिव के साथ शुरू रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि FIIs नहीं है। FIIs इन्वेस्ट कर रहे हैं प्राइमरी मार्केट में, IPOs में कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि IPO में इतना ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है। हाँ, ये बात है कि लास्ट 10 IPO में देखेंगे तो काफ़ी IPOs जो हैं इशू प्राइस के नीचे हैं, बट FIIs तो हैं उसके अंदर, और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी आ रही है ऑन अ कांस्टेंट बेसिस। तो अभी इस अगले हफ्ते हम काफ़ी बड़े IPOs देखेंगे। आज एक IPO शुरू हो रहा है वीवर्क्स का, और फिर देन LG इलेक्ट्रॉनिक्स का आने वाला है। तो ये सारे बड़े जो IPOs हैं, और टाटा कैपिटल आने वाला है। ये 3 बड़े IPOs हैं जो आने वाले हैं, और उसमें हमको काफ़ी FII इंटरेस्ट दिखेगा प्राइमरी मार्केट में। हो सकता है कि हम शफलिंग देखेंगे, थोड़ा सा चर्न देखेंगे, क्योंकि अगर किसी हर FIIs का एक कैटेगरी होता है कि एक सेक्टर में आप इतनी परसेंटेज से ऊपर नहीं जा सकते। अगर आप किसी FII का उस कैटेगरी, उस परसेंटेज ऑफ सेक्टरल कैप जिसको कहते हैं, उस पर अगर आ गया है तो वो चर्न करेंगे कि वो कुछ स्टॉक्स को बेचेंगे और उस पैसे से वो दूसरे स्टॉक्स में जाएंगे। तो वो, और क्योंकि हमने ट्रेंड देखा है कि FIIs जा रहे हैं वहाँ पर प्राइमरी मार्केट में, तो ये चर्न भी हम देख रहे हैं सेकेंडरी मार्केट में। सो जो सेलिंग हो रही है वो एक्टिव FIIs की हो रही है। जो ETFs हैं और जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं जो इंडेक्स के साथ हैं, उनमें उतनी चर्न नहीं दिख रही है। वो होल्ड कर रहे हैं अपने पोजीशंस को, क्योंकि उनको इंडेक्स के साथ रहना है। तो ये जो एक्टिव FIIs है वहाँ पर सेलिंग हो रही है। ओके सर, कहीं न कहीं ये जो प्राइमरी मार्केट में जो उत्साह है,
क्योंकि इस साल एस्टिमेटेड है करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के IPOs आ रहे हैं, तो लिक्विडिटी पर असर ज़रूर डाल रहे हैं। लेकिन सजीत सर, गुड मॉर्निंग और आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई ईटीनॉ स्वदेश के 4 साल पूरे होने पर। और आपकी लीडरशिप में हमने 5वें साल में कदम बढ़ा दिया है और उम्मीद करेंगे कि ये भरोसे का शानदार पंच होगा। बाजार की बात करते हैं सर, बढ़िया सत्र रहा है बुधवार को और निफ्टी 225 अंक ऊपर, निफ्टी बैंक 700 अंक ऊपर, 24,800 को निफ्टी ने अचीव किया। निफ्टी बैंक ने 55,000 के क्रूशियल लेवल को अचीव किया और उसके काफी ऊपर क्लोजिंग दी है। आज के लिए स्ट्रेटजी सर क्या होनी चाहिए? देखिए, आज की डेट में जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है वो थोड़ा सा म्यूटेड ओपनिंग दिखा रहा है, बट एक दो चीज़ें हैं जो ग्लोबली हमको देखनी पड़ेगी क्या हो रहा है। एक है यूएस शटडाउन जो हो रहा है, यूएस मार्केट ऊपर बंद हुए टेक स्टॉक्स की वजह से, नैस्डैक ऊपर बंद हुआ, उसकी वजह से एशियन मार्केट्स निकाय ऊपर है, हैंगसेंग ऊपर है, पर चाइना आज बंद है मेरे ख्याल से। तो वो एशियन मार्केट्स से मिक्स क्यूज आ रहे हैं। बट अब ये देखिए कि अगर शटडाउन यूएस में होता है तो उसका इम्पैक्ट जो है इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स में पड़ता है, क्योंकि शटडाउन में क्या होता है कि आपके जितने भी वर्कर्स हैं, गवर्नमेंट वर्कर्स हैं, वो अब वो घर पे बैठ जाते हैं और काम नहीं होता है। तब काम नहीं होगा तो ये ट्रेड टॉक्स जो हैं वो थोड़े से डिले हो जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि वर्चुअल इंटरेक्शंस हों दोनों देशों के बीच में, बट वो जो हम सोच रहे थे कि नवंबर में होगा डिसीजन आएगा, वो शायद डिले हो सकता है और वो आगे जाके और दिसंबर पे भी हो जाए। तो वो एक अनसर्टेनिटी आ जाती है ट्रेड टॉक्स के बाद। ये हमारे लिए ही नहीं है, बाकी कई देशों के लिए होगा वहाँ पर, क्योंकि ट्रेड टॉक्स क्योंकि ये शटडाउन की वजह से इकोनॉमिक डेटा आना कम बंद हो जाएगा। और आज ये दूसरा दिन है, हमने देखा था 2018-19 में 35 दिन के लिए बंद हुआ था मार्केट यूएस गवर्नमेंट। तो ये अगर ये ज़्यादा लंबा चलता है तो इसका मतलब ये है कि फिर आपके जो इकोनॉमिक नंबर्स हैं वो भी डिले हो जाएंगे। कल जो जॉबलेस डेटा आने वाला था वो भी नहीं आया, आज जो जॉब्स डेटा आने वाला वो भी शायद डिले हो जाएगा। तो अगर ये सब डिले होता है तो फेड रेट कट का जो डिसीजन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अक्टूबर में, वो शायद डिले हो जाए। तो वो एक अनसर्टेनिटी आ जाती है, क्योंकि इकोनॉमिक नंबर्स नहीं आएंगे और उसकी वजह से डिसीजन मेकिंग और मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग कम हो जाएगा। तो ग्लोबली अगर देखें तो आज की डेट में $100 और 45% बढ़ा है इस साल डॉलर, गोल्ड की बात कर रहा हूँ, 3,880 पे है और 45% बढ़ा है इस साल में गोल्ड। और चांदी भी अगर देखें तो काफ़ी रैली हुई है पिछले 1-2 महीने में। तो ये कमोडिटीज़ में काफ़ी बाइंग हो रही है और उसमें हम देखेंगे कि काफ़ी जो अनसर्टेनिटी का माहौल है उसकी वजह से जो इंटरेस्ट है, इन्वेस्टिंग इंटरेस्ट, वो कमोडिटीज़ में जा रहा है, जैसे कि गोल्ड है उसमें। तो ये एक चीज़ है जो देखने को हमको मिलेगा। और अगले हफ्ते से हम काफ़ी आईटी अर्निंग्स आने वाले हैं, तो आईटी कंपनीज़ को आप देखिएगा कि काफ़ी वो एक्टिव रहेंगे आगे इस आज और अगले हफ्ते भी। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्राइवेट बैंक्स हैं जो हमने शॉर्ट कवरिंग देखी, वेडनेसडे को देखना पड़ेगा कि आज कैसे उनका माहौल है। मॉनेटरी पॉलिसीज़ की वजह से उनको कुछ बूस्ट मिला है, बट उसकी वजह से अगर आगे जाके देखें तो क्या प्राइवेट बैंक्स और कुछ और कवरिंग होगी कि नहीं। एफआई इंडेक्स लॉन्ग्स का देखेंगे तो 6.8% है, वो अभी भी बहुत कम है, क्योंकि वो जब अपना रोल ओवर हुआ था तो उस समय 6% पे था और आज एक दिन के बाद 6.8% हो गया। तो लॉन्ग पोजीशंस बहुत कम है मार्केट में, शॉर्ट्स काफ़ी हैं और कोई भी पॉजिटिव ट्रिगर जो है वो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगा। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कर सकता है। एक आखिरी सवाल सजीत सर, सम्मान कैपिटल हम देख रहे हैं कि 5 दिन में करीब 25% शेयर दौड़ गया है और ये खबर आई है कि ISC जो कि अबू धाबी का फंड है, कंट्रोलिंग स्टेक लेने जा रहा है, करीब 8-8.5 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास की डील होगी। शेयर ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 52 हफ्ते की ऊंचाई पर है, हालांकि ये FNO बैन में है, लेकिन क्या आपको लगता है कि फर्दर री रेटिंग के लिए अब ये शेयर तैयार हो जाएगा? देखिए, इसमें काफ़ी एक छोटा सा जो मैं आपको बताऊंगा कि काफ़ी पिछले 1 महीने में 30-35% बढ़ा है ये स्टॉक, और स्टॉक अभी 52 वीक हाई पे है। इसका जो डील हुआ है 139 रुपीज़ पे हुआ है, जबकि अभी ये शेयर जो है वो 170 के आसपास ट्रेड कर रहा है।
पूरा जो इन्फ्यूजन है प्राइमरी इन्फ्यूजन है, जिसका मतलब ये है कि काफ़ी बड़ा इक्विटी डाइल्यूशन होने वाला है। 60% के आसपास इक्विटी डाइल्यूशन है। IHC 43% होल्ड करेगा फुल्ली डाइल्यूटेड में, और उसके बाद एक ओपन ऑफर आएगा जो कि सिर्फ 110 पे आएगा। तो मेरा ये मानना है कि जो भी इन्वेस्टर निवेशक अभी पिछले 1 महीने में जिसने खरीद के रखा है ये स्टॉक को, उनको ओपन ऑफर में एग्जिट मिलने वाला नहीं है। तो ये कुछ बिकवाली आपको देखने को मिलेगी, इसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग होने वाली है इसमें, और जो पिछले कुछ दिनों से जो इसमें शेयर बढ़ रहा है और काफ़ी वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, और जिसकी वजह से ये F&O बैन में भी है, तो हमको ये देखने को हमने ये देखा है कि जो इसका जो डिलीवरी स्टैट्स है बहुत कम रहा है तो ये इसमें काफ़ी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आने वाला है। सेल ऑन न्यूज़ जिसको कहते हैं, बाय ऑन रूमर्स सेल ऑन न्यूज़, वही होने वाला है इसमें। और फ्रॉम वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव स्टॉक लेस देन 1 टाइम्स बुक है, तो वो अच्छा है। इस कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगा क्योंकि नाउ इट विल बी बैक्ड बाय सॉवरेन फंड, तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगा, तो एक थोड़ी सी री रेटिंग आने की उम्मीद है आगे जाके। बट क्या ये यहाँ से ऊपर जा सकता है, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से डाइल्यूशन आया है इस कंपनी में, उसकी वजह से यहाँ से ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे। ठीक है, तो चलिए सीधा व्यू सम्मान कैपिटल पे डील अच्छी है, री रेटिंग आगे चल के हो सकती है, पर जिस वैल्यूएशंस पे हुई है यहाँ इन स्तरों से थोड़ा सा ऊपर जाना मुश्किल लग रहा है। पर एक बात ये भी है कि स्टॉक फिलहाल F&O बैन में है, तो देखते हैं किस तरीके का एक्शन होता है। पर सजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए, और देखिए हमने आपसे मार्केट पे भी व्यू लिया और सम्मान कैपिटल पर भी नज़र रहेगी। थैंक यू। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे मेहमानों को एक एक करके जोड़ते हैं। अब समझेंगे उनसे कि क्या होनी चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी पे रणनीति, ढेर सारे स्टॉक कॉल्स उनसे लेंगे। और सबसे पहले स्वागत करते हैं वैशाली पारेख का, जो कि हमारे साथ प्रभुदास लीलाधर से जुड़ चुकी है, और साथ ही नंदीश शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं मोतीलाल ओसवाल से। वेरी गुड मॉर्निंग आप दोनों को ही, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। और वैशाली, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कैसे देख रहे हैं आप आज का बाजार, क्योंकि वेंसडे को क्या ज़बरदस्त हमने मूव देखा निफ्टी बैंक निफ्टी में, क्या आज भी ऐसे ही चाल की उम्मीद की जाए? वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो यस, एक वेडनेसडे को तो एक अच्छा सा एक एनवायरनमेंट हो गया था, बिकॉज मार्केट ने कई दिनों के बाद एक अच्छा सा एक बाउंस बैक दिया है। सो उम्मीद रखते हैं कि अभी हम 25,000 की तरफ जाए, बट सपोर्ट वही रहेगा। हम थोड़ा सा एलिवेट करेंगे आज के लिए 24,700 का सपोर्ट रहेगा, और एक्सपेक्ट करेंगे निफ्टी को 25,100 की तरफ जाए। और बैंक निफ्टी भी एक बाउंस बैक दिख रहा है, और जैसे कि हमने देखा वेडनेसडे को एक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में एक न्यू राउंड ऑफ मोमेंटम सेट इन हो रहा था, और टेक्निकली भी अब अगर हम देखें HDFC बैंक, ICICI बैंक काफी सपोर्ट से फिलहाल बाउंस दे रहा है। सो आई थिंक बैंक निफ्टी भी कंट्रीब्यूट करेगा निफ्टी को अपवर्ड मूव के लिए। ठीक है, ये इंडेक्स पर व्यू हो गया वैशाली जी का। वैशाली जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, और आप भी ET स्वदेश के जो 4 साल जो पूरे हुए हैं, आप इस सफ़र में आप हमारे साथ जुड़ी हैं। आपने हमारे निवेशकों को, हमारे जो ट्रेडर, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको आपने गाइड किया है, तो आपको भी बहुत बधाई। आज बताइए, आज 5वें साल की हम शुरुआत कर रहे हैं, आज के इस खास मौके पर कुछ स्पेशल कुछ ट्रेडिंग पिक्स हैं आपके पास? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी शुभकामनाएं और ऑल द वेरी बेस्ट टू योर चैनल। तो काफ़ी स्टॉक्स, जैसे कि हम सभी देख रहे हैं कि मेटल सेक्टर बहुत ही अच्छा चल रहा है। सो मैं अभी नया एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मुझे लग रहा है नेशनल एल्यूमिनियम, दैट इज नैल्को। नैल्को में एक न्यू राउंड ऑफ मोमेंटम शुरू हुआ है, तो आई थिंक 206 के सपोर्ट के साथ फर्स्ट ट्रेडिंग टारगेट रहेगा इसमें 220, और अगर हम दोबारा और भी मोमेंटम, बिकॉज 220 222 का एक रेजिस्टेंस जरूर आएगा नियर टर्म पे, बट उसके ऊपर अगर हम देखें तो ये स्टॉक 250 की तरफ भी जा सकता है। सो ये एक पोजिशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रहेगी। और दूसरा हम देख रहे हैं कि कई दिनों से, अभी 2-3 दिन से अदानी स्टॉक्स काफ़ी स्टेबल हो रहे हैं, तो अभी मैं चूज करूंगी अदानी एनर्जी। 860 के सपोर्ट के साथ मुझे लग रहा है ये 960 की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ अच्छे ट्रेडिंग कॉल्स और सारी की सारी बाई साइड के वैशाली जी की तरफ से। अडानी एनर्जी, नैल्को, अडानी एनर्जी के लिए टारगेट 960 का,
और स्टॉप लॉस आप लगा के चलिए इसमें 860 रुपए का। तो बहुत ही क्लियर कट ये जो कॉल है, और आप देखेंगे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से भी काफी आकर्षक है। और जो दूसरा शेयर है वो है नैल्को का, 225 रुपए का टारगेट होगा, 205 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगा के इसमें चलना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंदीश जी हमारे साथ हैं, आज के हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट मोतीलाल ओसवाल से। नंदीश जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपके 18 और स्वदेश पर। नंदीश जी फटाफट कुछ खबरें जो आई हैं उन पर आपसे व्यू लेंगे। इंडियन बैंक को लेकर आपसे जरा राय जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने हाल फिलहाल देखा है कि सरकारी बैंकों का प्रदर्शन अच्छा रहा है और उसमें कह सकते हैं कि एक स्टैंड आउट पिक रहा है इंडियन बैंक का। जो बिजनेस अपडेट्स भी आए हैं वो भी काफी अच्छे आए हैं Q2 क्योंकि डिपॉजिट 12% बढ़ी है। ग्रॉस एडवांसेस की बात करें, अगर हम नए लोन की बात करें तो उसमें 12% के आसपास का उछाल है, करीब 6.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास के लोन बांटे हैं। ईयर ऑन ईयर की ये ग्रोथ की ये फिगर है दोनों के। जरा बताइए कैसा लग रहा है आपको बैंक ये, और अच्छे से रिवॉर्ड किया है, बहुत चला है ये शानदार तरीके से, क्या और चलेगा? और PSU बास्केट में इसके अलावा और कौन से शेयर आपको अच्छे लग रहे हैं? Good morning and thanks for having me first, and congratulations on your anniversary. So हमको इंडियन बैंक काफी अच्छा लगता है, जिस तरह से आपने बताया कि इसमें डिपॉजिट ग्रोथ और एडवांसेस ग्रोथ बहुत अच्छे से आए हैं। अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो एडवांसेस ग्रोथ करीबन फॉर 5th of September was around 10%, while for Indian Bank the advances have grown by almost 13%, which they have outperformed the industry. और हमारा इसमें एक साल का टारगेट है अराउंड 800 रुपए का, तो हमको इंडियन बैंक यहाँ से पॉजिटिव लगता है। और अगर हम PSU बैंक्स की बात करते हैं तो उसमें से SBI और पंजाब नेशनल बैंक इन द लार्ज कैप स्पेस हमारा टॉप पिक्स है। ठीक है, इंडियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक ये दो के दो ये टॉपिक हैं। सरकारी बैंकों में आपके लिए कहां पर नजर रखनी है ये आपको नंदीश जी ने बताया, टारगेट के साथ बताया आपको। ठीक है, चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। सम्मान कैपिटल, जिसको पहले हम इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के नाम से जानते थे और इसी फाइनेंशियल ईयर से इसका नाम चेंज होकर हो गया है सम्मान कैपिटल। अबू धाबी का फंड है IHC, वो 43.5% स्टेक ले रहा है पूरा, वैसे तो कंट्रोलिंग स्टेक लेगा। 8,850 करोड़ रुपए में पूरा होगा सौदा ये। उसके बाद ओपन ऑफर भी निश्चित तौर पर आएगा ही। 52 वीक हाइस पर तो है वैशाली जी ये सम्मान कैपिटल का शेयर, हालांकि FNO के बैन में है आज भी ये शेयर, लेकिन अच्छे से चला है। 5.70 की बात करें तो 25% की सीधे सीधे तेजी सम्मान कैपिटल में हो गई है, बढ़िया रफ्तार रही है। आप क्या टारगेट्स देख रही हैं, क्योंकि ये निश्चित तौर पर आपके भी स्क्रीन पर ये शेयर पॉप आउट जरूर हुआ होगा अपने रिटर्न्स के चलते। आई थिंक काफी समय से ये रडार पे था, बिकॉज वन वे रैली आई है। तो 135 से हम देखें तो ये स्टॉक वन वे चला है। टेक्निकल टारगेट रेजिस्टेंस जरूर आता है 173 174। सो मेरी सलाह रहेगी यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, और थोड़े अगर लंबे समय का नजरिया देखेंगे तो एक डिप में खरीदारी का मौका बन सकता है, बिकॉज वीकली चार्ट में भी एक ब्रेकआउट आने की संभावना है। सो आई थिंक नाउ 145 150 का एक सपोर्ट रहना चाहिए। फिलहाल मैं कहूंगी प्रॉफिट बुक करिए थोड़ा। बढ़िया है, प्रॉफिट चेकिंग कीजिए। और ये बाजार की पुरानी कहावत है, बाय ऑन र्यूमर्स, अफवाह जब हो तो आप शेयर खरीदिए किसी खबर को लेकर, और जब न्यूज आ जाए तो बेचिए। सेल ऑन न्यूज, बाय ऑन र्यूमर, सेल ऑन न्यूज। हो सकता है कि वही चीज हम सम्मान कैपिटल में होते हुए देखें, क्योंकि शेयर चला बहुत है और बाजार को कहीं ना कहीं अंदाजा हो जाता है कि कुछ बड़ी खबर आने वाली है, और उसके चलते ये तेजी हो रही थी। ये राय है आपके लिए सम्मान कैपिटल को लेकर। वी मार्ट रिटेल, इन्होंने भी बिजनेस के अपडेट जारी किए हैं और सितंबर तिमाही की अगर हम बात करें तो आय 22% बढ़ी है, और सेम स्टोर जो सेल्स ग्रोथ रही है SSSG, जिसको कि हम रिटेल कंपनीज के मामले में देखते हैं, ज़्यादा इसको तवज्जो देते हैं, वो 11% बढ़ी है। वी मार्ट रिटेल, इस पर नंदीश जी आपका व्यू चाहिए। शेयर की अगर हम बात करें 750 रुपए के आसपास के भाव हैं, हालांकि हमने देखा था कि भाव इसके करीब 900 रुपए के आसपास थे जून में, वहां से शेयर ये थोड़ी मुनाफा वसूली का शिकार हुआ है, 200 रुपए नीचे वहां से है। क्या करना चाहिए शेयर में? सर, जिस तरह से वी मार्ट का जो रिजल्ट अपडेट आया है वो इन टर्म्स ऑफ काफी एक्सपेक्टेशन से अच्छा है। दे हैव रिपोर्टेड ऑलमोस्ट 11% सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ एंड 22% रेवेन्यू ग्रोथ,
और अगर हम फर्स्ट क्वार्टर की बात करते हैं, तभी जो भी उन्होंने EBITDA डिक्लेयर किया था, दैट वाज अबाउट ऑलमोस्ट 28% हायर ईयर ऑन ईयर एंड अबाउट 15% अबव आवर एस्टिमेट्स। तो उन्होंने काफी 2 क्वार्टर से काफी अच्छे नंबर्स दिए हैं। और जो मैनेजमेंट की गाइडेंस थी ऑफ अराउंड 12 to 15% नेट स्टोर एडिशन, वो भी उसी लाइन में आई हुई है। तो हमारा ये बाय रेटिंग है और इसमें हमारा टारगेट 1035 का है। वी मार्ट को लेकर आपके लिए राय, ढेर सारे काउंटर्स हैं जहां पर आज भी नज़र रहेगी। ऑटो स्पेस में से देखें तो देखिए ऑटो बिक्री के आंकड़े आए थे जहां पर हीरो मोटोकॉर्प और TVS मोटर्स के जो नंबर्स आए और ख़ासतौर से मारुति सुजुकी के भी जो नंबर्स आए वो मार्केट बंद होने के बाद आए थे। आपको बताते हैं तीनों के नंबर्स कैसे हैं। मारुति सुजुकी की बात करें तो यहाँ पर थोड़े उम्मीद से कमज़ोर नंबर्स आते हुए दिखे हैं, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए बाकी अन्य पैसेंजर व्हीकल कंपनीज़ ने उम्मीद से काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है, तो मारुति सुजुकी ने कहीं ना कहीं इनलाइन परफॉर्मेंस दिया है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है देखना। और इसी के साथ साथ टू व्हीलर स्पेस में से क्या रिकॉर्ड बिक्री रही है TVS मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प की, तो वहां पर शानदार ग्रोथ हमने इस बार देखी है। पर वैशाली जी खास तौर से मारुति सुजुकी पर आपकी राय लेंगे। देखिए एक ऑटो बिक्री के तो आंकड़े हैं ही, उसके चलते स्टॉक फोकस में रहेगा और साथ ही साथ आज ये भी खबर आई है कि जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स को छूट दी जाती थी, इंसेंटिव दिए जाते थे राजस्थान में, वो अब वापस ले लिए गए हैं। देखिए राजस्थान, उत्तर प्रदेश, 2 की स्टेट्स थी जहां पर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स को जो है इंसेंटिव दिए जाते थे, 70,000 से 1 लाख तक के इंसेंटिव्स मिलते थे। और ख़ासतौर से मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा जो है उन स्टेट्स में सस्ती हो गई थी, पर अब जब ये टैक्स इंसेंटिव्स वापस ले लिए गए हैं तो जी हाँ, थोड़ा सेल्स पे इसका इम्पैक्ट आने वाले समय में दिख ज़रूर सकता है। कहीं ना कहीं वो कंज्यूमर्स के पास जो है वो इंसेंटिव्स या फिर वो कहीं ना कहीं छूट फिलहाल नहीं है। नेगेटिव खबर तो है ही, पर वैशाली जी कैसे देख रहे हैं आप मारुति सुजुकी को चार्ट्स पे? क्या यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है? डेफिनेटली, एक्चुअली हम देख रहे हैं, इंडिकेटर्स भी देख रहे हैं, एक वन वे रैली आई है और काफ़ी ओवरबॉट भी तो हो गया था। सो थोड़ा आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है ज़रूर, एज लॉन्ग एज फिर भी अगर 15,500 लेवल्स होल्ड करता है, देयर इज़ नो डैमेज टू द ट्रेंड। बट अगर 15,500 से नीचे भी जाए तो आई थिंक फर्दर प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। सो वेट एंड वॉच कर सकते हैं, बट जिन्होंने लिया है 15,500 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। चलिए, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर हो सकती है मारुति सुजुकी में, इसको लेकर काउंटर फोकस में ज़रूर है और इस पर ध्यान भी रखेंगे। पर फार्मा की चाल भी काफ़ी शानदार रही। वेंसडे को हमने देखा सन फार्मा, लुपिन, ये सभी काउंटर्स में एक अच्छा उछाल था। देखिए बड़ी खबर तो यही थी कि फाइजर ने जो US गवर्नमेंट के साथ डील कर ली, उसको लेकर कहीं ना कहीं बाकी फार्मा कंपनीज और ऐसे जोग्राफीज़ की कंपनीज जहां पर टैरिफ का खतरा अभी भी मंडरा रहा है, उसको लेकर थोड़े से क्यूज उन्होंने ज़रूर लिए कि देखिए अगर फाइजर के साथ डील हो सकती है तो कहीं ना कहीं बाकी देश और बाकी कंपनीज इंडिविजुअल बेसिस पे जो है डील करती हुई नज़र आ सकती हैं। तो इसको लेकर जो है काउंटर्स पर जो है फोकस ज़रूर रहेगा। पर वैशाली जी एक बार क्विकली सन फार्मा पे आपका टेक, क्योंकि यहाँ पर हमने ऑलरेडी 2-2.5% की तेज़ी देखी है। क्या सन फार्मा या फिर कोई और फार्मा काउंटर आज के लिए अच्छा लग रहा है? एक्चुअली मैं पूरा फार्मा सेक्टर टू स्टार्ट विद देख रही थी, काफ़ी करेक्टिव मूव एंड ऑफ कोर्स विद दिस टैरिफ इशू ये दोनों सेक्टर्स काफ़ी डल थे। बट आई थिंक जैसे हमने वेडनेसडे से देखा तो ये दोनों स्टॉक्स, मैं अभी फिलहाल देख रही हूँ सन फार्मा एंड लुपिन, दोनों देख रहे हैं कि साइंस ऑफ रिवर्सल आ सकता है। तो आई थिंक सन फार्मा भी फिलहाल मैं कहूँगी 1580 का नियर टर्म सपोर्ट लेके चलिए और 1700 तक जा सकता है अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो। और उसी अनुसार मुझे लुपिन भी ये लेवल्स पे सही लग रहा है। सो आई थिंक ये स्टॉक्स पे जरूर ध्यान देना चाहिए। कुछ स्टॉक्स को लेकर वैशाली जी के व्यू, लेकिन चलिए ET स्वदेश आज अपनी चौथी वर्षगांठ मना रहा है। 5 साल की तरफ हमने कदम बढ़ा दिए हैं और आज दिन भर हम बात करेंगे देश के जाने माने दिग्गजों से जो कि मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, फंड मैनेजर हैं, इंडस्ट्री के वेटरन्स हैं, और उसी कड़ी में हम जोड़ेंगे एक्सिस म्यूचुअल फंड के सीनियर फंड मैनेजर सचिन रेलेकर को।
सचिन जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। ईटी न्यूज़ स्वदेश पर बहुत बहुत आपका शुक्रिया है। और हम बधाई भी देना चाहेंगे आपको भी, क्योंकि आप हमारे साथ चैनल पर जुड़े। 4 साल हमने पूरे कर लिए हैं। सचिन जी, ये बताइए, बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स के निवेशक हैं जिनके मन में प्रश्न उठ रहे हैं कि बाजार तो चल नहीं रहा है, साल भर में अगर हम इंडेक्स के लेवल को देखेंगे तो वहीं का वहीं है। हालांकि जो एसआईपी के जरिए जो पैसा आ रहा है उसमें कोई ऐसे फ्लो में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। एक निवेशक को करना क्या चाहिए, क्योंकि थोड़ा टेस्टिंग टाइम रहा है, हेडविंड्स रहे हैं, कुछ ग्लोबल चैलेंजेस रहे हैं, टैरिफ को लेकर दिक्कतें रही हैं, एफआईज नहीं आ रहे हैं। कब तक ये पेशेंस टेस्ट करेगा बाजार? अभी पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई 4 साल कंप्लीट करने के लिए, और आगे वाले समय के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। और जैसे कि आपने कहा कि मार्केट में 1 साल से बिल्कुल रुकावट सी है, लेकिन बहुत सारे ग्लोबल फैक्टर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, काफी सारी चीजें बदलाव हो रही है, और उसी को चलते मैक्रो अनसर्टेनिटी की वजह से थोड़ा मार्केट में रुकावट है। लेकिन अंडरलाइंग जो स्टोरीज है, अंडरलाइंग स्ट्रक्चरल फैक्टर्स है, वो सारी सही दिशा में हो रही है। इंडिया में भी रिफॉर्म्स काफी जोर से हो रहे हैं। जैसे आपने देखा जीएसटी रिफॉर्म्स हो गए, उसका एक इम्पैक्ट हमने कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में देखा, मुझे लगता है। लेकिन उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी काफी सारे दिखेंगे। इनकम टैक्स को लेके काफी रिफॉर्म्स हो रहे हैं। एनर्जी ट्रांजिशन में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पे जो एक एम्फेसिस है गवर्नमेंट का, उसको चलते भी काफी सारे ठोस कदम वहां पे उठाए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म फोकस को लेके अगर हम बात करेंगे तो ये सारी चीजें बहुत बड़ी वैल्यू एक्रेटिव हो सकती है, और उसी को लेके फोकस है। और इक्विटी मार्केट में 12 महीने का पीरियड में कभी कभी हो सकता है कि रिटर्न ना बने, ये सारी चीजें तो होती है। लेकिन जो स्ट्रक्चरल फैक्टर्स है, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म, अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म उस पर ध्यान रखेंगे तो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट वो फायदा हो सकता है। और वो एक्चुअली रिटेल इन्वेस्टर भी अभी काफी मैच्योर हुआ है, इसलिए वो एसआईपी फ्लोज में जो आपको लगातार कंसिस्टेंसी दिख रही है, वो एक कम्युनिकेशन भी हुआ है उस तरह से। और रिटेल इन्वेस्टर का भी एक अनुभव जो 14-15 साल का है पिछले, वो सब उसका नतीजा उसमें दिखता है। बिल्कुल, देखिए पिछले 4 साल में तो रिटेल पार्टिसिपेशन किस तरीके से तेज़ होता हुआ दिखा है। लगभग 8 करोड़ जो हैं और लोग आते हुए दिखे हैं। सचिन जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी न्यूज़ स्वदेश पे। पर देखिए, बीते 4 सालों में हमने कई सारे सेक्टर्स में एक अच्छा मूव देखा है। डिफेंस, उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। कुछ रेलवे काउंटर्स ने काफ़ी अच्छा मूव दिखाया है, और साथ ही ईएमएस जैसी थीम्स ने मार्केट में काफ़ी धूम मचाई है। अब आने वाले कुछ समय के लिए आप कैसे देख रहे हैं ये सेक्टर चर्निंग? कौन से ऐसे सेक्टर्स आपको लगता है कि भारत की ग्रोथ स्टोरी में अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे, जहां पर इन्वेस्टर्स के लिए भी अभी फिलहाल मौके हैं? एक्चुअली डोमेस्टिक मार्केट मैक्रो साइकिल बहुत अच्छा है। हमारा फिस्कल बैलेंस अच्छा है, इन्फ्लेशन कम हो रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसी सही दिशा में जा रही है। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि ये बाजार सिर्फ कुछ ही सेक्टर्स के तक लिमिटेड रहेगा। बहुत सारे सेक्टर्स मुझे लगता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे कि आपने भी कहा कि डिफेंस है, ईएमएस सेक्टर है, जो दोनों भी मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड ही है। एक में थोड़ा स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट ज्यादा है, लेकिन जो क्लियर इंटेंट है कि एक डोमेस्टिक में सेक्टर का सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन के लेके बहुत इंपॉर्टेंट स्टे होना चाहिए। एक तो वो क्लैरिटी है। दूसरा, आप देखेंगे कि जैसे जैसे हमारा जीडीपी पर कैपिटल जीडीपी $3000 के आगे क्रॉस होता है, उसके बाद हमें दिखना लगेगा कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में एक जो बहुत बड़ा, जिसे नॉन लिनियरिटी बोलते हैं, वो एक आ जाएगी। तो वो एक बहुत बड़ा ये है, एक सेक्टर अपॉर्चुनिटी है। अर्बनाइजेशन है, ऑल ये सारी चीजें मिला के एक बहुत ब्रॉड बास्केट अप्रोच भी लिया जा सकता है। और रिटेल पार्टिसिपेंट बढ़ रहा है क्योंकि डेटा रीचेबिलिटी, डेटा अफोर्डेबिलिटी है, इंटरनेट की वजह से एक चेंज आया है रिटेल पार्टिसिपेशन में, वो चलते रहेगा। और ये जो लॉन्ग टर्म चीजें मैंने बताई, वो सारा देखेंगे तो वी डोंट हैव टू बी नैरो ऑन पर्टिकुलर सेक्टर्स। हमारा काफी ब्रॉड बेस व्यू होना चाहिए, और इसको लेके ये साइकिल काफी हेल्दी हो सकता है।
जबकि खाली व्यू ये चाहिए कि हमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म देखना चाहिए, सिर्फ शॉर्ट टर्म पे फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मैक्रो अनसर्टेनिटी है, उसकी वजह से वोलेटिलिटी भी हो सकती है, कई जगह पे वैल्यूएशन भी काफी महंगे हैं, वो सारी चीजों के लेके अनसर्टेनिटी तो रहती रहेगी। ऑल राइट सचिन जी, इसी के साथ हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, आज आपने समय निकाला और हमारी 4 साल की वर्षगांठ पर जो है हमें हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों को भी आने वाले समय के लिए गाइड किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पर चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आपका ही मजा आएगा। ब्रेक के बाद कई सारे और काउंटर्स हमारे एक्सपर्ट्स के साथ हम डिस्कस भी करेंगे और आपके लिए लाएंगे ढेर सारी ट्रेडिंग कॉल्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम आपके साथ जुड़ रहे हैं SBI लाइव स्टूडियो से और जी हाँ, आज चैनल की है 4 साल की वर्षगांठ और लगातार हम आपके लिए बड़ी वॉइसेस, बड़ी मार्केट वॉइसेस आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और आपके लिए देखिए, बीते 4 साल तो क्या शानदार रहे, पर आने वाले सालों के लिए क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति, कैसे आप फोकस करें मार्केट्स पे, कौन सी बड़ी थीम्स पकड़ें, ये सब समझने की कोशिश करेंगे हमारे आज के मेहमानों से। पर जी हाँ, कई सारे काउंटर्स और सेक्टर्स में आज रहेगा एक्शन। आज सबसे पहले स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन सम्मान कैपिटल में देखेंगे। साथ ही साथ अगर हम देखें तो कई सारे ऑटो काउंटर्स भी फोकस में रहेंगे। ऑटो बिक्री के आंकड़े के बाद जो है एक रिएक्शन रहेगा और देखते हैं कि IT और फार्मा में जो चाल देखने को मिली है क्या वो सस्टेन करेगी या नहीं। तो कई सारे खेमे जो हैं मार्केट्स में आज इंटरेस्टिंग रहेगा, उनको देखना किस तरीके का मूव और एक्शन रहता है। पर साथ ही साथ हमारे एक्सपर्ट आज की वैशाली पारिक भी लगातार जुड़ी हुई हैं। आइए वैशाली से कुछ और काउंटर्स पर क्विकली चर्चा करते हैं और समझते हैं उनका क्या व्यू बन रहा है फिलहाल मार्केट पे। वैशाली, हाल फिलहाल डिफेंस काउंटर्स में एक अच्छा जोश है। BEL, मज़गांव डॉक, इन सभी में हमने एक अच्छा एक्शन देखा वेंसडे को और कई सारे पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो भी आते हुए दिखे। क्या डिफेंस काउंटर पर वैशाली अभी भी पॉजिटिव आउटलुक है? डेफिनेटली, एक्चुअली हम देखें तो काफी समय से डिफेंस काउंटर थोड़े साइडवेज हो गए थे, बट दोबारा अभी हम देख रहे हैं दैट न्यू राउंड ऑफ मोमेंटम शुरू हुआ है। सो खास करके हमने एज अ डिस्क्लेमर BEL भी हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया है। एंड आई थिंक जो खरीदने के लिए भी मुझे आई थिंक ये लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी ठीक है। 390 के सपोर्ट के साथ मुझे लग रहा है इन टाइम्स टू कम ये 430 450 की तरफ जा सकता है। और इसी अनुसार दूसरे काउंटर्स भी है, जैसे कि HAL है, गार्डन रीच है, ये सभी स्टॉक्स में आई थिंक एक पॉजिटिव ट्रेंड बना है, तो जरूर डिफेंस बास्केट में ध्यान देना चाहिए। ऑलराइट, तो डिफेंस काउंटर्स पर आज के सत्र में ज़रूर नज़र रहेगी। पर वैशाली, मेटल काउंटर्स में भी एक जमकर एक्शन देखने को मिला। देखिए, कई सारे काउंटर्स JSW स्टील, टाटा स्टील और साथ ही साथ हिंदुस्तान जिंक और कॉपर जैसे काउंटर्स रुकने का नाम नहीं ले रहे। क्या मेटल बास्केट में कोई पसंदीदा काउंटर आपका? यस, सो आई थिंक हिंदुस्तान कॉपर एक काफी समय के बाद एक अच्छा सा रनअप दे चुका है और अभी भी आने वाले दिनों में भी मुझे लग रहा है दैट हिंदुस्तान कॉपर, बिकॉज वीकली चार्ट पे भी अगर हम देखें तो एक ब्रेकआउट आ चुका है। सो आई थिंक फर्स्ट ट्रेडिंग टारगेट इसमें आ सकता है 360 और उसके बाद आई वोंट बी सरप्राइज्ड ये 430 जो प्रीवियस हाई था उस तरफ भी जा सकता है। एंड आई थिंक ओवरऑल फुल बास्केट में आप ध्यान दे सकते हैं। हिंदुस्तान जिंक में ब्रेकआउट आ चुका है, जिंदाल स्टील, JSW स्टील काफी मोमेंटम में ऑलरेडी है। सो आई थिंक ओवरऑल ये स्टॉक्स सेक्टर भी मुझे ठीक ही लग रहे हैं, बट बाइंग अपॉर्चुनिटी मैं देख रही हूँ तो नैल्को, सेल
और ये दो स्टॉक्स जैसे मैंने बात करी हिंदुस्तान कॉपर और हिंद जिंक, ये दोनों चारों स्टॉक्स में मुझे लग रहा है अपसाइड पोटेंशियल और भी है। ठीक है, मिडिल में कहां पर आपके लिए मौके बन सकते हैं वैशाली जी ने आपको बता दिया। एक और शेयर है जिस पर ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आई है, हालांकि उस शेयर ने परफॉर्म करके पैसे बना के पिछले साल भर में दिए नहीं है और काफ़ी उतार चढ़ाव भी झेले हैं। शेयर का नाम है अमारा राजा। नुआमा की इस पर खरीदारी की राय आई है और लक्ष्य है 1120 रुपये का। कोई खास टारगेट नहीं है क्योंकि 1000 रुपये के आसपास के भाव हैं शेयर के। और इंडस्ट्री के मुकाबले लैब कारोबार 3 से 5% ज़्यादा बढ़ेगा, नुआमा ने कहा है। मोतीलाल ओसवाल ने इस पर न्यूट्रल की राय दी है, लक्ष्य 1030 का, यानी कि मौजूदा भाव से थोड़े से ऊपर का। और ये भी कहा है कि जीएसटी कटौती के बाद ओरिजिनल इक्विपमेंट की डिमांड बढ़ी है और ट्यूबुलर बैटरी प्लांट से मार्जिन में सुधार संभव है। तो ये कुछ अच्छी कमेंट्री तो आई है, लेकिन हकीकत ये है कि 52 वीक हाई जो है 1450 रुपये का था और अब ये शेयर 1000 रुपये का है। वैशाली जी, हमारा राजा, कोई एक्साइटमेंट आपको चार्ट में दिख रही है या फिर अवॉइड कर दें? कहीं कोई और शेयर आपको अच्छा लग रहा हो विद इन ऑटो स्पेस तो आप उसका नाम ले सकती हैं मैम। एक्चुअली अवॉइड की बात नहीं है, एक रेंज बाउंड व्यू बन रहा है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, आई मीन नथिंग एक्सेप्शनल। सो आई थिंक 960 से 1020 1040 तक का हम ये एक साइडवेज मूव देख सकते हैं। बट इसके अलावा मेरा ध्यान जरूर है उनो मिंडा, वो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है और उनो मिंडा इज माई फेवर्ड पिक। अब देखेंगे ट्रेंड भी बहुत ही सही है और दोबारा मुझे स्ट्रेंथ दिख रही है। सो 1250 के सपोर्ट के साथ मुझे लग रहा है ये 1350 1400 लेवल्स की तरफ फर्स्ट ट्रेडिंग टारगेट दिख सकता है। सो दिस इज वन ऑफ द स्टॉक्स। और दूसरा है जो संवर्धन मदरसन, वो भी एक ट्रेंड में ऑलरेडी एस्टैब्लिश ट्रेंड है। सो ये दो स्टॉक्स वुड बी फेवर्ड। बट हमारा राजा में देखना चाहिए, अगर मोमेंटम और 1040 के ऊपर जाए तो आई थिंक इट कैन शो फर्दर कन्विक्शन। तो ये आपके लिए राय है। लेकिन इस बीच देखिए, ब्रेकिंग न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी कि एमसीएक्स पर चांदी में भारी गिरावट पर कारोबार हो रहा है और जो गिरावट है करीब करीब 2223 रुपये के आसपास की है। 1.5% का क्रैक आया है चांदी के प्राइस में। तो क्या गोल्ड सिल्वर में रिवर्सल यहां से शुरू होगा? क्योंकि हमने देखा था कि जो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट था सिल्वर का एमसीएक्स पर, उसका भाव पहुंच गया था 1,44,844 रुपये पर। तो वहां से अब ये गिरावट है, 1,42,448 रुपये का भाव हम देख रहे हैं। 2100 रुपये के आसपास की नरमी दिखाई दे रही है फिलहाल सिल्वर के भाव में। आगे अपने कमोडिटीज शो में हम सोने चांदी पर विस्तार से चर्चा भी करने वाले हैं और क्रूड में भी नरमी आई है तो क्रूड पर भी हमारा फोकस आगे बना रहेगा। लेकिन चलिए एक और एक्सपर्ट को शो में शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं वुमेन फ्रंट मोतीलाल ओसवाल, शिवांगी सारडा। शिवांगी जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आपको भी ईटी नाउ स्वदेश की तरफ से भी शुभकामनाएं। 4 साल के सफर में आप भी हमारे साथ हमेशा जुड़ी रही हैं। बताइए आज के लिए आप कौन से स्टॉक्स चुन के लाई हैं और क्या टारगेट स्टॉप लॉस होंगे? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग आपको और सभी ईटी नाउ स्वदेश के टीम मेंबर्स को कांग्रेचुलेशंस। यहाँ पे अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो ऑफ कोर्स हमने बहुत ही अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग वेव देखी है इंडेक्स में और इसका जो डोमिनो इफेक्ट है वो सारे सेक्टर्स में भी देखने को मिल रहा है। काफी लंबे टाइम बाद हमने देखा है कि लॉन्ग बिल्टअप वाले स्टॉक्स काफी इंक्रीज हो गए हैं लिस्ट में पिछले सेशन में। और हमने देखा है कि ऑटो एक ऐसा स्पेस है जो रेजिलेंट रहा है। इस बाजार के वीकनेस और वॉलेटिलिटी में पिछले 10 दिनों में ऑटो फिर भी काफी एक रेजिलेंट रहा था। और हमने देखा है कि आयशा मोटर एक ऐसा स्टॉक है जो पिछले लगभग 10 दिनों से कंसोलिडेट किया है डेली फ्रेम में। और यहाँ पे हमने देखा है कि एक बेस बहुत ही स्ट्रांगली फर्म नजर आ रही है। पिछले दिन के क्लोजिंग भी हायर लेवल्स पे हुए थे तो ओवरऑल काफी अच्छी मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। तो आयशा मोटर पे खरीदारी की सलाह है 7300 के एक स्टॉप लॉस 7300 के एक टारगेट्स के लिए एंड 6900 के एक स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, शिवांगी ने अपना आउटलुक भी दिया, खासतौर से ऑटो काउंटर्स को किस तरीके से देख रही हैं, इस पर फोकस ज़रूर रहेगा। पर चलिए, अब 9 बज चुके हैं और वक्त चला आपको बताने का वो तमाम काउंटर्स जहां पर आज रहेगी बाजार की नज़र। और 9 बजे के नवरत्न शेयर की सूची के साथ हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं, सीधे चलते हैं उनके पास। शरद, ओवर टू यू।
जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है ऑफ कोर्स देखेंगे तो सम्मान कैपिटल पे जो है नज़र रहने वाली है हमारे 9 के नवरत्न में। यहाँ पे सबसे बड़ा जो है एक्विजिशन आया है प्रेफरेंशियल इशू से। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे एक्वायर करेंगे ऑलमोस्ट 43.5% स्टेक, ऑलमोस्ट $1 बिलियन की जो है खरीदारी होने वाली है। सम्मान कैपिटल ऑलमोस्ट 0.6 टाइम्स अपने प्राइस टू बुक पे जो है ट्रेड कर रहा है, तो इस पर भी ज़रूर नज़र रखें। वी-मार्ट रिटेल दूसरे तिमाही के जो अपडेट आए हैं बहुत स्ट्रॉन्ग देखने मिले हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 22% बढ़ा ईयर एन बेसिस में, वही एसएसजी ग्रोथ में भी जो है अच्छा जंप देखने मिला है, स्टॉक के लिए सपोर्टिव रहेगा। हेक्सावेट टेक, नैट्सफ कॉर्प ने यूएस कोर्ट में जो है कंपनी के अगेंस्ट $500 मिलियन का जो है डैमेजेस सीक कर रहे हैं और ऑफकोर्स यहाँ पे इन्फ्रिंजमेंट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो है आरोप लगा है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक 950 करोड़ रुपए रेज करने वाले राइट्स इशू के जरिए और 8 अक्टूबर को जो है अहम बोर्ड मीट होने वाला है, स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। वही हुंडई अपने पैसेंजर व्हीकल फैसिलिटी के ऑपरेशंस को जो है स्टार्ट कर दिए हैं तालेगांव में। लगभग 1,70,000 यूनिट साल में जो है प्रोड्यूस होने वाले, तो हुंडई पे भी ज़रूर नज़र रखेंगे। अगला स्टॉक रहेगा हमारा गुडलक इंडिया। इंडस्ट्रियल लाइसेंस इनको इंडियन आर्म एक्ट के मिल गया है और ये जो है एम्प्टी शेल्स जो है वो प्रोड्यूस करने वाले हैं और जो ट्रायल प्रोडक्शन है तीसरी तिमाही वित्त साल 2026 को शुरू होगा। वारी एनर्जीज बोर्ड ने अप्रूव किया लिथियम आयन केमिस्ट्री और बेस की स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने का क्षमता लगभग 5 गुना बढ़ेगी और 8,000 करोड़ का निवेश भी होगा। पीसी ज्वेलर्स हमारा अगला स्टॉक रहेगा। शानदार नतीजे जो है दूसरे तिमाही में देखने मिले हैं। स्टैंड अलोन रेवेन्यू 63% भागा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और जो आउटस्टैंडिंग डेट है वो घट के लगभग 32% आ गया है। या इस स्टॉक में जो ऑफकोर्स मोमेंटम आज देखने मिल सकता है। और हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज हमारा आखिरी स्टॉक वो रहने वाला है एपीएल अपोलो ट्यूब्स। नुवामा की रिपोर्ट आई है, बाय रेटिंग बरकरार है लेकिन लक्ष्य बढ़ा दिया है 1941 से 2339 का और Q2 अपडेट भी जो है यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखने मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद, ये पूरी लिस्ट हमें बताने के लिए। तो देखिए ढेर सारे काउंटर्स हैं जहां पर Q2 अपडेट्स भी आए हैं और साथ ही साथ कई सारी और खबरें हैं जिनके चलते काउंटर्स में आज दिखेगा एक्शन। पर चलिए प्री ओपन में तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव शुरुआत की ही तैयारी करते हुए दिख रहे हैं भारतीय बाजार और देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि बैंक्स किस तरीके से सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि प्राइवेट बैंक्स जो हैं काफ़ी शानदार उन्होंने मूव दिखाया था वेंसडे को, पर पीएसयू बैंक्स थोड़े से बैक सीट पे थे। क्या आज भी वो ट्रेंड बरकरार रहता है या नहीं, या फिर प्राइवेट बैंक्स भी थोड़ा सा सुस्त रहेंगे, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। साथ ही साथ फार्मा और आईटी पे तो हम लगातार बता रहे हैं आपको कि देखते हैं कि किस तरीके के मूव सस्टेन करते हैं या नहीं, ये सबसे इंटरेस्टिंग रहेगा। और फ्लिप साइड पे देखें तो कहीं ना कहीं सन फार्मा आज थोड़े से नेगेटिव शुरुआत की तैयारी कर रहा है 2% के कट के साथ। पर शिवांगी, ऑटो स्पेस की आप बात कर ही रही थी और टाटा मोटर्स भी एक और काउंटर है जो कि आज फोकस में फिर से रह सकता है, क्योंकि 14 अक्टूबर की जो रिकॉर्ड डेट तय की गई है उसको लेकर एक्साइटमेंट तो है ही। पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल आर्म अलग अलग करेगी और कहीं ना कहीं वैल्यूएशन के फ्रंट पे देखें तो एसओटीपी वैल्यूएशन भी हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं। यहाँ पे इलारा की जो रिपोर्ट है वो पूरे टाटा मोटर्स स्टॉक प्राइस की वैल्यू जो उनको लगती है वो 769 रुपीज़ की लगती है। उसमें से कमर्शियल व्हीकल आर्म जो है वो 300 रुपये से ज़्यादा की एसओटीपी वैल्यूएशन होल्ड करता है। बाकी उनकी सब्सिडरीज, जेएलआर और पीवी की वैल्यूएशन है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग तो ज़रूर होगी। अब नवंबर में सीवी आर्म की लिस्टिंग होने की बात हो रही है, बट जब तक 14 अक्टूबर नहीं आती स्टॉक थोड़ा सा वॉलेटाइल ज़रूर रह सकता है। शिवांगी, 5-5.5% की तेज़ी, ये तो खबर थी ही। ऑटो बिक्री के आंकड़े भी काफ़ी अच्छे थे, बट क्या इतने बड़े अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब टाटा मोटर्स चलने के लिए तैयार है? क्या डेटा ये बता रहे हैं? जी बिल्कुल, डेटा सेटअप की अगर हम बात करें टाटा मोटर्स में पिछले दिन ही हमने एक बहुत ही अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव देखी थी। इस हफ्ते इनफैक्ट स्टॉक जो है 7% तेजी पर है और अपने पिछले 2 हफ्तों के सारे लॉसेस को रिकूप करते हुए दिखा है ये स्टॉक। और एक हालांकि थोड़ा सा रेजिस्टेंस जरूर है 725 के लेवल्स पे, तो यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा वॉच आउट करने के लिए। 725 जैसे ही क्रॉस करता है तो हम यहाँ पे 750 तक की तैयारी करेंगे। तो ये एक काफी अहम लेवल वॉच आउट करे, ट्रैक करे। और सपोर्ट के तौर पे 705 का एक अहम लेवल रहेगा, उसको स्टॉप लॉस की तरह मेंटेन करें और आगे की तरफ ट्रेल भी करते रहे। ओवरऑल ऑटो स्पेस के स्टॉक्स में काफी एक अच्छी मोमेंटम है
और सीजनैलिटी वाइज भी हम देखते हैं फेस्टिविटी के अराउंड इन स्टॉक्स में काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखता है, तो बिल्कुल इसको रडार पे रखें और खरीदारी के मौके ढूंढें। ठीक है, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो शिवांगी के रडार पर हैं। टाटा मोटर्स 750 रुपये के टारगेट। बुधवार के सत्र में हमारे साथ आदित्य अग्रवाल थे, उन्होंने तो इस पर 850-900 रुपये तक के भी टारगेट दे दिए थे थोड़े पोजिशनल बेसिस पर। तो हमारे एक्सपर्ट्स थोड़े से बुलिश होते नजर आ रहे हैं शेयर पर, और देखते हैं कि अब ये 720-25 के आसपास थोड़ा शेयर फंसता है, इसको अगर पार करता है तो ये टारगेट के लिए आप ज़रूर आप शिवांगी के राय पर अमल कीजिए। 750 रुपये तक जा सकता है शेयर, ये 705 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। बाजार खुलने में 1 मिनट के आसपास का समय रह गया है, और बुधवार की बड़ी तेजी के बाद आज जब देख रहे हैं कि थोड़ी सी ना नीचे खुल रहा है बाजार, क्या ये अपॉर्चुनिटी बनेगी आपके लिए? क्या 15-20 मिनट बाद ही बाजार घूम के हरे निशान में आने की कोशिश करेगा? ये देखते हैं। हालांकि आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, ये चीज़ देखने वाली है, लेकिन ये ज़रूर है कि FIs के फ्रंट पर, टैरिफ के फ्रंट पर कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ रही है। एक पॉजिटिव, अगर आप पॉजिटिव देखना चाहें तो बस ये है कि क्वांटम FIs का छोटा हुआ है, और क्वांटम छोटा होने से ही आप देखिए कि बाजार में कितनी बड़ी तेज़ी आई है बुधवार के सत्र में। आज का सत्र निश्चित तौर पर इंटरेस्टिंग होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी एनिवर्सरी तो है ही, लेकिन साथ साथ बाजार में भी काफ़ी दिलचस्प मूव होंगी, और ये सारी की सारी चीज़ें हम अपने एक्सपर्ट्स के जरिए आपके लिए कैप्चर करके लेकर आएंगे। निफ्टी की शुरुआत होने जा रही है 78 अंक नीचे, और निफ्टी बैंक की बात करें तो 165 अंकों की गिरावट पर निफ्टी बैंक की शुरुआत होगी। लेकिन निफ्टी बैंक कंफर्टेबली शुरुआत करेगा 55,000 के ऊपर ही, तो जो एक क्रूशियल लेवल था निफ्टी बैंक नहीं खोएगा। निफ्टी में देखते हैं कि क्या 24,800 के नीचे निफ्टी जाता है, या फिर एक रिवर्सल की कोशिश होगी। जो शेयर ऊपर खोला है एक्सिस बैंक 1% की मजबूती दिखाने के संकेत दे रहा है। देखिए शुरुआत हो गई है, और जहां पर निफ्टी दिख रहा था ना वहां नहीं खुला है, उससे बेहतर शुरुआत हुई है, और 24,820 सिर्फ 12-13 अंकों की गिरावट निफ्टी में है, और निफ्टी बैंक बाकायदा हरे निशान में आपको दिखाई देगा। तो ये एक बाजार के ना इससे स्ट्रेंथ का पता चलता है। हम कह भी रहे थे कि नहीं, ये जो थोड़े नीचे खुलने के संकेत मिल रहे हैं ना, शायद बाजार एक रिवर्सल देने की कोशिश करे, और ये शुरुआती कुछ मिनटों में ही अभी बहुत ही शुरुआती कह सकते हैं कि ट्रेंड है, इसको जरा सेटल हो जाने देते हैं, उसके बाद इंडेक्स की बातचीत हम जरूर करेंगे। लेकिन बाजार में तेजी कहां पर है उसकी बातचीत तो करेंगे, लेकिन एडवांस डिक्लाइन का रेशियो बड़ा अच्छा है। आप देखिए 517 शेयरों ने आज नेगेटिव टेरिटरी में शुरुआत की है, लेकिन करीब 1250 शेयर मजबूत आपको दिखाई देंगे। ये NSE के फिगर्स हैं। BSE की बात करें तो 1565 शेयर ऊपर है, 925 शेयर आपको इस वक्त नीचे दिखाई देंगे। लेकिन चढ़ने वाले अगर हम शेयरों की बात करें तो टाटा स्टील सबसे ऊपर करीब 3% के आसपास की तेजी इसमें है। एक्सिस बैंक में 2% के आसपास की मजबूती, यानी कि जो तेजी थी बुधवार की उसको और कंसोलिडेट कर रहा है। इसके अलावा टाटा मोटर में तेजी है, 1% के आसपास की डिमर्जर वाली खबर इसकी आई है। कोटक बैंक में हमने बड़ी तेजी देखी थी बुधवार को, आज फिर से 0.25% के आसपास की तेजी इसमें हम देख रहे हैं। लेकिन प्रेशर में आ गया है निफ्टी बैंक है कि HDFC बैंक में 1% की गिरावट है, और निफ्टी पर दूसरा सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर है। तो ये एक चिंता का विषय जरूर है कि HDFC बैंक चल तो रहा है, 940 से चलता है 960 तक जाता है, फिर से घूम फिर के ये शेयर हमें वहीं दिखाई देता है। तो ये एक चिंता है। IT में और ऑटो में, कंजम्पशन में आज हम देख रहे हैं कि सिलेक्टिव सेलिंग है। इन्फोसिस कमज़ोर आपको दिखाई देगा। इसके अलावा विप्रो में कमज़ोरी है। अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो नेस्ले आपको कमज़ोर दिखाई देगा। आयशर में थोड़ी नरमी है। HUL के शेयर में कमज़ोरी है। इटर्नल सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, 1% के आसपास की गिरावट है। लेकिन बजाज फाइनेंस लगातार दूसरे सत्र में ये शेयर कमज़ोर हो रहा है, और करीब 0.25% के आसपास की नरमी इस शेयर में हम देख रहे हैं। इंडियन बैंक के जो क्वार्टरली बिजनेस अपडेट आए वो अच्छे आए, और शेयर में हम देख रहे हैं कि आज फिर से स्ट्रेंथ है, 1.5% के आसपास की तेजी हम देख रहे हैं। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में करीब 2.2% के आसपास की तेजी है। तो ये कुछ चढ़ने वाले शेयर वायदा के स्पेस से हैं। बड़े मूव कहाँ हैं बाजार में, जरा ये भी एक बार देख लेते हैं। तो वी-मार्ट रिटेल के नंबर अच्छे आए थे। SSSG ग्रोथ की अगर हम बात करें तो 11% की रही थी, और शेयर है 7% ऊपर। ये आज ओपनिंग का खिलाड़ी है 89 स्वदेश पर। ये आप एक बार जरा स्क्रीन पर अंकित भी कर दीजिए। SKF जो कि बेरिंग वाली कंपनी है, करीब 2.5% ऊपर ये कारोबार कर रही है। CSB बैंक में हम देखने की लगातार इसमें मजबूती आ रही है, 2.5% आज भी ऊपर ये शेयर है, और करीब 390 रुपए के आसपास के भाव आ गए हैं।
इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हिंद कॉपर में 1.5% की तेजी है, ये शेयर मजबूत था बुधवार को भी, आज फिर से तेजी हो रही है। एबी कैपिटल 300 रुपए के ऊपर निकलने के बाद अपनी तेजी को और बढ़ा रहा है, 305 रुपए का भाव हो गया, करीब 1 से 1.25% के आसपास की तेजी है। और मेटल में सेल में भी आज के सत्र में हम तेजी देख रहे हैं। फार्मा की बात करें तो डिवीज, बायोकॉन कुछ ऐसे शेयर हैं जहां पर हम 1% के आसपास के मूव देख रहे हैं। लेमन ट्री ने अपने प्रॉपर्टीज की संख्या बढ़ाई है, तो लेमन ट्री के शेयर में हम देख रहे हैं कि 1.5% के आसपास की तेजी आज के सत्र में दिख रही है। लेकिन बाजार थोड़ा उतार चढ़ाव का शिकार हो रहा है और आप देखेंगे निफ्टी करीब 68 अंक नीचे आपको दिखाई देगा, 24,767 के आसपास है। निफ्टी बैंक 55,300 का है, जो गिरावट है करीब 40 अंकों के आसपास की है। आज कहां से बाजार को सपोर्ट है और कहां से प्रेशर है, एक बार जरा इंडेक्स के माध्यम से ये जरा समझ लेते हैं। तो आज जो सपोर्ट देने वाले जो सेगमेंट हैं वो है मेटल, निफ्टी मेटल इंडेक्स हालांकि 1% से भी कम ऊपर है ये। निफ्टी पीएसयू बैंक के आगे जो खेमा है 0.5% ऊपर ये दिखाई देगा आपको। फार्मा में 0.25% की तेजी है, प्राइवेट बैंकों में 0.25% के आसपास की तेजी है। मिड कैप और स्मॉल कैप का इंडेक्स है, ये भी 0.25% से थोड़े से ज्यादा के गेन्स हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम गिरने वाले शेयरों की बात करें तो कंजम्पशन पर प्रेशर आ रहा है और ये साफ साफ विजिबल है। निफ्टी एफएमसीजी आपको 0.5% नीचे दिखाई देगा। तो जीएसटी का जो इंपैक्ट आना चाहिए था ना, वो एफएमसीजी शेयरों पर नहीं आया। अगर आप नेट देखेंगे तो ये इंडेक्स आपको नीचे ही दिखाई देगा। निफ्टी फाइनेंस 0.5% करीब नीचे है। आईटीसी आज थोड़ी सी चुनिंदा बिकवाली देख रहे हैं और वही स्थिति कमोबेश ऑयल एंड गैस की और पावर सेगमेंट से, इंफ्रा सेगमेंट से भी है। इंडिया विक्स 3% का उछाल, ये उछाल क्यों है इसकी समझ में नहीं आ रही। इसके बाद करीब 10.5 का लेवल है हम देख रहे हैं। हालांकि बुधवार को हमने देखा था कि 7% का शार्प एक डिक्लाइन आया था इंडिया विक्स में, आज थोड़ा सा इसमें मजबूती है, तो बाजार पर ये प्रेशर बनाने का काम कर रहा है। सीधे चलेंगे अपने एक्सपर्ट के पास और उनसे जानेंगे कि बाजार में उनकी नजर कहां पर गई है और क्या बन रहे हैं आपके लिए ओपनिंग ट्रेड। तो चलिए, बाजार की तो हुई है मिली जुली शुरुआत, थोड़ा ऊपरी स्तरों पे प्रेशर ज़रूर है और कई सारे काउंटर्स में जो है एक ज़बरदस्त एक्शन है। पर ऐसे में कहां पर आपको ढूंढने हैं मौके, ये समझेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। शिवांगी, बताइए कहां पर है आपकी नज़र, कहां देख रही हैं आप ओपनिंग ट्रेड्स? शिवांगी, शायद आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, बाजार की सबसे पहले ओपनिंग के बाद बात करें तो ऑटो स्टॉक्स की जो हमने जिक्र की वो काफ़ी अच्छी तरह से होल्ड करते हुए नज़र आ रहा है और यहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कुछ सिलेक्टिव बैंक और कुछ मेटल पैक में भी काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरी नज़र रहेगी JSW स्टील पर, जो कि पिछले 5 हफ्तों से कंसिस्टेंटली हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रही है यहाँ पे और अच्छे मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिली है। पिछले 3 दिनों से एक अच्छी लॉन्ग बिल्डअप भी देखने को मिल रही है। पिछले सीरीज के रोल ओवर्स भी काफी पॉजिटिव आए थे इस स्टॉक के लिए और ओवरऑल मेटल पैक काफी एक अच्छे एक्शन में भी बनते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे 1200 तक के टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह है, 1130 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ऑलराइट, तो JSW स्टील में खरीदारी की सलाह, यहाँ पर इससे जुड़े स्टॉप लॉस और टारगेट भी शिवांगी ने बताए हैं, उनको ध्यान में रखेंगे। और देखिए जी हाँ, मेटल काउंटर्स किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए टाटा स्टील बन चुका है निफ्टी का टॉप गेनर, लगभग 2.5% की तेज़ी यहाँ पर आप देख रहे हैं। साथ ही साथ टाटा मोटर्स, हम आपको बता ही रहे थे कि अब 14 अक्टूबर तक जो है कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट बना रहेगा इस काउंटर में। जो CV डिवीजन के अगर हम वैल्यूएशंस भी देखें तो अच्छी तरीके से 10 टाइम्स EV/EBITDA मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर लगभग 2% की तेज़ी, वेंसडे को हमने देखा था, बना था निफ्टी का टॉप गेनर, 5-5.5% का उछाल। बट इसी के साथ साथ कुछ एक बैंकिंग काउंटर्स भी अच्छी तरीके से मूव कर रहे हैं। इस बीच निफ्टी बैंक लाल निशान से हरे निशान में आया है सीधा एक साथ, और एक्सिस बैंक, इंडसिंड, कोटक महिंद्रा बैंक, ये कुछ हैवी वेट ज़रूर हैं जो कि निफ्टी बैंक को सपोर्ट कर रहे हैं। शिवांगी, इन तीनों दिग्गजों में से कोई बैंक जो कि आपको अभी भी पसंद आ रहा हो इन लेवल्स पे, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट का इंटरेस्ट क्लियर है प्राइवेट बैंक्स बजाय PSU बैंक्स के, तो क्या इन तीनों दिग्गजों में से कोई स्टॉक जो कि आपको चार्ट्स पे अच्छा लग रहा हो? जी बिल्कुल, बैंकिंग स्टॉक्स में एक बहुत ही अच्छी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है और इसका ओवरहैंग हम देख रहे हैं कि प्राइवेट बैंक्स में सारे ही इमीडिएट हर्डल सरपास होते हुए दिखे हैं। यहाँ पे नजर रहेगी एक्सिस बैंक में, जो कि एक अच्छे गैप अप के बाद होल्ड करते हुए दिख रहा है।
यहाँ पे आईवीज भी काफी कूल ऑफ होते हुए दिखे हैं स्टॉक में, तो यहाँ पे मोमेंटम है 1200 तक के टारगेट्स के लिए। यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी करें। ओवरऑल स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, बट सारे ही बैंकिंग स्टॉक्स में एक अच्छी वेव है। 1170 के एक स्टॉप लॉस को हम ध्यान रखेंगे एक्सिस बैंक। 1170 का स्टॉप लॉस होगा एक्सिस बैंक के लिए। आज निफ्टी बैंक का सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला ये शेयर है और निफ्टी बैंक सीसॉ कर रहा है, हरे निशान से लाल निशान में ये शेयर जूझ रहा है। फिलहाल 50 अंकों की आपको बढ़ा दिखाई देगी, लेकिन ये जरूर है कि स्ट्रेंथ दिख रही है निफ्टी बैंक में। 55,400 के आसपास के स्तर हैं और आज अगर आप एडवांस डिक्लाइन का रेशियो देखेंगे ना तो वो तेजी के पक्ष में है। 764 शेयर मजबूत हैं, कमजोर हैं और उनके मुकाबले 1632 शेयर आपको आज तेजी वाले दिखाई देंगे। निफ्टी बैंक की जरा तस्वीर देखते हैं कि कितने शेयर मजबूत हैं, कितने शेयर कमजोर हैं। देखिए 10 शेयरों में मजबूती है और जो शेयर कमजोर हैं 2 शेयर वो हैं आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक, क्योंकि इनमें बढ़िया वाली तेजी हुई थी। हमने देखा था बुधवार को 1.5-2% ये शेयर चले थे, लेकिन फिर से वही कहानी है कि ये 2 शेयर मजबूत हैं। तो निफ्टी बैंक की जो तेजी जो थोड़ी सी ना ज्यादा होनी चाहिए थी उस पर ब्रेक लग गई है। 60-65 अंकों तक ये सीमित है। बाकी 10 शेयरों में आज हम तेजी देख रहे हैं और सबसे ऊपर है एक्सिस बैंक, उसके नीचे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक करीब 2% ऊपर, ज्यादा वेटेज नहीं है। इंडसइंड बैंक का भी ज्यादा वेटेज नहीं है। कोटक बैंक में आधे % के आसपास की तेजी आज फिर से होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन शिवांगी, एक बार जरा आपसे ना टाटा स्टील पर व्यू चाहिए। मेटल काउंटर में हम देख रहे हैं कि हाल फिलहाल थोड़ी तेजी आई है, क्योंकि खबरें ऐसी आई हैं कि चाइना जो है वो प्रोडक्शन को थोड़ा सा उस पर नकेल कसेगा, थोड़ी प्रोडक्शन वहां पर कम होती दिखेगी। तो भारतीय कंपनीज में, हालांकि वो नॉन फेरस के लिए ज्यादा है वो, आप जरा बताइए टाटा स्टील यहां से आपको कितना ऊपर जाता हुआ शेयर दिख रहा है ये? जी बिल्कुल, मेटल पैक की जैसे हमने अभी हाल ही में जिक्र की कि काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम है यहाँ पे। और टाटा स्टील की स्पेसिफिकली हम बात करें, यहाँ पे हमने देखा है कि एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिली है, बट ओवरऑल ये स्टॉक रिलेटिवली काफ़ी हाई बीटा रहता है। तो इस कंपैरिजन में मैंने जेएसडब्ल्यू स्टील पे पिक दिया था, पर टाटा स्टील भी काफ़ी इक्वली वेल प्लेस्ड है। इसमें स्टॉप लॉसेस ज़रूर हम मेंटेन करें स्ट्रिक्टली, क्योंकि हमने देखा है कि स्टॉक का नेचर है काफ़ी एक ब्रेकआउट के बाद ये कंसोलिडेट करता है। तो यहाँ पे 177 के आसपास की हम इसमें टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 168 के स्टॉप लॉस को मेंटेन करें। ठीक है, 168 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और इसमें आप तेजी कर सकते हैं 177 रुपए के टारगेट के लिए। बाकी कहाँ पर तेजी है? कुछ शेयर मतलब शुरुआत तो बाजार की हो गई है, लेकिन शुरुआत में जो चर्निंग होनी चाहिए ना, वो कुछ खास चर्निंग बाजार में होते हुए नहीं दिख रहे हैं। थोड़ी बहुत बाइंग हम देख रहे हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर वाले बास्केट में हो रही है। अच्छा, एक शेयर पर आपसे जरा व्यू जानना चाहेंगे शिवांगी जी। CESC, ये शेयर चलता है 200 रुपए की तरफ बढ़ता है, कई बार तो हम देखते हैं ऊपर भी निकलता है, लेकिन फिर से फिसल जाता है। आज शुरुआत थोड़ी सी ठीक की है, 2% ऊपर ही दिखाई देगा। CESC में क्या मोमेंटम यहां से आप एक्सटेंड होते हुए देख रही हैं? कोई ट्रेड बन रहा है क्या आपके हिसाब से? जी बिल्कुल, CESC की अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो पिछले महीने भी हमने देखा है कि स्टॉक में एक अटेम्प्ट जरूर हुई थी 170 के लेवल्स को क्रॉस करने की, बट वहाँ पे होल्ड नहीं कर पाया था ये स्टॉक सरपास करके। तो वापस थोड़ी बहुत सिंकिंग देखने को मिली है, बट जिस तरह से हमने देखा है मोमेंटम आज के सेशन में एक अच्छी बनते हुए दिख रही है, पर अपने 50 डेमा के आसपास ही हवर करते हुए दिख रहा है। तो मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा वेट एंड वॉच करें, स्टॉक को स्टेबलाइज होने दें, फिर एक इसमें अच्छी रिस्क रिवॉर्ड बैठेगी। ऑलराइट, तो चलिए ये नज़रिया फ़िलहाल मार्केट पे आता हुआ और साथ ही मेटल काउंटर्स में आज ज़बरदस्त तेज़ी भी है। और चलिए अब स्वागत करते हैं देवीना मेहरा का भी। आज हमारे लिए काफ़ी ख़ास दिन है, हमारे 4 साल पूरे हो चुके हैं और देवीना से बेहतर कौन हो सकता है हमारे साथ इस दिन जुड़ने के लिए और साथ ही साथ
अपनी राय मार्केट्स पे देने के लिए, क्योंकि बीते 4 सालों में देवीना ने भरपूर सपोर्ट किया है ईटी नाउ स्वदेश को। देवीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पे। शुक्रिया हमारे साथ बीते 4 साल बने रहने के लिए। आगे भी ऐसे ही कोलैबोरेशन की हम उम्मीद करेंगे। पर देवीना जी, आपके भी बीते कुछ साल काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे हैं और सबसे पहले हम आपकी बुक से ही शुरुआत करना चाहेंगे, मनी मिथ्स एंड मंत्रास। पर्सनली मैंने भी ये बुक पढ़ी है और क्या सरल भाषा में आपने समझाया है कि कैसे रीड करना चाहिए मार्केट को। ना ही सिर्फ आप इंडियन मार्केट्स पे फोकस्ड रखिए, ग्लोबली आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, कैसे आप वैल्यूएशंस देखें और बड़े बड़े दिग्गजों के सिर्फ व्यूज़ पे मत जाइए, क्या कुछ उसके पीछे की कहानी होती है वो भी समझना इंटरेस्टिंग होगा। तो बहुत बहुत उसके लिए भी आपको मुबारकबाद, क्योंकि देवीना जी की जो बुक है वो पॉपुलर बुक्स अवार्ड के लिए नॉमिनेट की गई है। तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस देवीना। बहुत बधाई। 4 साल बड़ा जल्दी निकल गए मैं कहूँगी, और अब चूंकि इतने नए निवेशक हैं बाजार में, तो अंग्रेजी से इतर भी कंटेंट की बहुत ज़रूरत रही है। और जहाँ तक किताब का सवाल है, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि बिजनेस बुक्स में यही एक किताब है जो जूरी लिस्ट पर भी है और पॉपुलर लिस्ट पे भी है। तो जैसे आप समझ लीजिए फिल्म फेयर के क्रिटिक्स अवार्ड और पॉपुलर अवार्ड दोनों में है। तो पॉपुलर अवार्ड तो सेल्स के हिसाब से होते हैं और जूरी किताब पढ़ के उसको इवेल्युएट करती है। तो मैंने यही कोशिश की थी कि ये किताब ऐसी लिखूं जो नए निवेशकों को भी समझ में आए, और जो लोग बहुत समय से हैं बाजार में उनके लिए भी बहुत कुछ सोचने का मसाला हो। मैंने उसको आसान बनाने की कोशिश की, हाईलाइट, समरी, और किताब के अंत में, मतलब हर चैप्टर के अंत में QR कोड है, उसको स्कैन करेंगे तो मैंने जो उस टॉपिक पे 2 से 5 मिनट के वीडियो बनाए हैं वहां तक आप वो आप देख सकेंगे। तो ये बड़ा मुझे खुशी है कि ये कोशिश सफल रही। कई बार लोग मुझे बोलते हैं कि मेरी 15 साल की बेटी पढ़ रही है, उसके भी समझ में आ रही है। कोई बोलते हैं हमारे माँ बाप पढ़ रहे हैं, उनको भी समझ में आ रही है। तो ये इसको मैं अपनी सफलता मानती हूँ। और हाँ, क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड में ये पॉपुलर लिस्ट पे है, तो आप लोग जाके वहाँ वोट करिए बिजनेस बुक सेक्शन पे इसके लिए, और पढ़िए। सबसे बड़ी बात है कि पढ़िए किताब को। नहीं, बिल्कुल, मैं आपकी तरफ से देवेना मैम, और इट्स एन ऑनर टू अस ऑल्सो कि आप हमारे साथ हमेशा जुड़ती हैं और आपको इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश की पूरी टीम, और सारे दर्शकों के बिहाफ पे भी आपको हम बधाई देना चाहेंगे। तो ये किताब मैं गुजारिश करूंगा कि सब लोग पढ़ें भी, मनी मिथ्स एंड मंत्रास। देवेना मैम, मार्केट की जो स्थिति है अभी, क्योंकि बैक एंड फोर्थ हम काफ़ी देख रहे हैं, ग्लोबल जो हेडविंड्स हैं बाजार को लगातार परेशान कर रहे हैं। बाजार चलने की कोशिश करता तो है, लेकिन कई बार वैल्यूएशन साढ़े आ जाते हैं, कई बार एफआईज की जो बेरुखी है वो परेशान करती है। आप जरा बताएंगे कि मौजूदा स्थिति में कौन से मिथ्स हैं जो निवेशकों को भूल जाना चाहिए या उनके बारे में अवेयर रहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि बाजार ऊपर जाता है या नीचे जाता है, उस समय अगर बाकी की स्थिति सब वही हो, तब आप दोनों तरह से उसके लिए कारण ढूंढ लेंगे कि क्यों बाजार ऊपर गया या क्यों नीचे गया। तो कारण हम बाद में ढूंढते हैं, और बाजार है ही ऐसी चीज जो आपको फ्रस्ट्रेट करेगा। जो आप सोचते हैं होगा वो शायद नहीं होगा कुछ समय तक। जब आप तक आके उसका वो वाला रास्ता छोड़ देंगे तब शायद वो होगा। तो ये तो बाजार का नियम है, वो एक तरह से कहें तो बाजार का स्वभाव है कि वो आपको वो नहीं करेगा जो आप सोच रहे हैं। और जहां तक बाजार का सवाल है, मेरा अपना मानना है, आप अगर साल सवा साल पहले जाएं तो मार्केट में बहुत ही ज्यादा बॉयंसी थी। सब लोग सोचते थे कि अब अच्छा ही अच्छा होगा। और आप छोटे मोटे निवेशकों को छोड़ दें, बहुत बड़े HNI जो फैमिली ऑफिस तक मुझे आके कहते थे कि आप बस 30% कंपाउंडिंग हर साल दे दीजिए, बस उतनी ही एक्सपेक्टेशन है, हमारी बहुत अधिक एक्सपेक्टेशन नहीं है। हमने कहा 30% कंपाउंडिंग ही अत्यधिक एक्सपेक्टेशन है। तो वो, और वहां से अब यहाँ आ गए कि हाँ बाजार से निकल ही जाएं या SIP बंद कर दें, तो वो दोनों ही एक्सट्रीम होते हैं। और जहां तक
सारी रिसर्च स्टडीज, आपने पूछा कि आप उसमें मिथ है, तो रिसर्च स्टडीज यही दिखाती हैं कि सेंटिमेंट इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेटर। मतलब कि जब बहुत ही खुशहाली का माहौल होता है कि सब आगे अच्छा ही अच्छा होगा, उसके बाद बाजार से रिटर्न औसत से कम आता है। और अगर जिस समय थोड़ा दुख दर्द ज्यादा होता है बाजार में, वो उसके बाद रिटर्न थोड़ा ज्यादा आता है औसत से। तो अगर मैं पिछले महीने, मतलब आप समझ लीजिए अगस्त सन से अब तक देखूं, तो बाजार का थोड़ा ब्रेथ तो बढ़ रहा है। जब अगस्त तक शायद आपके जो दर्शक हैं उनको अपने पोर्टफोलियो में ज्यादा परेशानी नजर आ रही होगी, क्योंकि इंडेक्स उतना डाउन नहीं थे। इंडेक्स फिर भी 6 से 9% ही हाई से डाउन थे, लेकिन औसत स्टॉक 25-30% डाउन था। लगभग 30-40% स्टॉक ऐसे थे जो 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा गिरे थे। अब वो संख्या थोड़ी कम हो रही है। नॉर्मल बाजार में लगभग आप पिछले कई सालों से देखें तो 40-45% स्टॉक आउट परफॉर्म करते हैं। अगस्त में ये स्थिति थी कि खाली 10% स्टॉक आउट परफॉर्म इंडेक्स को कर रहे थे। अब वो थोड़ा बढ़ के 15-18% की रेंज में हो गया है। तो अब वो थोड़ा मार्केट का ब्रेथ बढ़ रहा है, विच इज मतलब वो पॉजिटिव चीज है। और ओवरऑल मैं दर्शकों को कहूंगी कि जो भी आपका इक्विटी एलोकेशन है उसमें बने रहिए, लेकिन कभी भी 100% इक्विटी में मत डालिए, क्योंकि इक्विटी में आप 1-2-3 साल में क्या रिटर्न आएगा वो कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये जो भी आपको दिवाली और जनवरी में सेंसेक्स और निफ्टी के टारगेट देंगे ना, आप देखिए पिछले 10 सालों में उन्होंने क्या टारगेट दिए थे और क्या हुआ। तो इसलिए वो किसी को भी नहीं मालूम है, किसी के पास वो चीज नहीं है। लेकिन आप ऐसा मुझे अभी कुछ नहीं लग रहा है कि बाजार में क्रैश आने वाला है। तो जब भी ऐसी स्थिति नहीं होती है तब बाजार में बने रहिए, क्योंकि जब अपटर्न आता है तो बहुत शार्प आता है। और ये शायद डेटा मैंने पहले भी कभी अपने किसी इंटरव्यू में आपके चैनल पे दिया होगा कि आप पिछले 40-45 सालों में भी अगर 10 सबसे अच्छे दिन मिस कर जाते हैं तो आपका 2/3 रिटर्न निकल जाता है। तो आपका 100 रुपए जो 75,000 लेटर से होता तो वो 25,000 रह जाता है। तो और ये सब दिन जो बहुत शार्प ऊपर के होते हैं वो तभी आते हैं जब बाजार में डर का माहौल होता है, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है। ऐसे बहुत तेजी वाले मार्केट में ऐसे दिन नहीं आते हैं। हमारे दर्शकों के साथ शेयर ज़रूर की है और बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स भी सामने रखे हैं। पर एक जो दूसरी बात आप समझती हैं वो ये है कि कोई भी स्टॉक, कोई भी थीम बहुत समय के लिए परफॉर्म करे, या वो जो मल्टी बैगर रिटर्न्स जो हैं वो कुछ ही स्टॉक्स आपको दे पाते हैं। कई सारे एग्जाम्पल्स के ज़रिए आपने समझाने की कोशिश की है। पर देवीना जी, पिछले 4 सालों में भारतीय बाजारों में कई सारी थीम्स अच्छी तरीके से प्रदर्शन की है। चाहे डिफेंस ले लीजिए, कुछ रेलवे काउंटर्स ले लीजिए, या फिर ईएमएस से जुड़े स्टॉक्स ले लीजिए। हमारे दर्शकों ने जो है उम्मीद है कि उन थीम्स का भरपूर फ़ायदा उठाया होगा। पर देवीना जी, अब आगे के लिए कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर आपका भरोसा है, जहां पर वेल्थ क्रिएशन भी होगा और साथ ही साथ ऐसे माहौल में कैपिटल प्रोटेक्शन की भी आपको लगता है कि गुंजाइश है? तो सबसे पहले आपको कैपिटल प्रोटेक्शन पे ध्यान देना चाहिए। तो मैं तो कहती हूँ कि अगर आप आम निवेशक हैं जो साथ में नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, तो आप जनरली एक मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप स्ट्रैटेजी में रहिए, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या पीएमएस हो, और या फिर इवन जैसे स्मार्ट बास्केट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमारा स्मॉल केस पे प्रोडक्ट है। तो आपको थोड़ा डाइवर्सिफाइड ही रहना चाहिए। ये मत सोचिए कि आपको ऐसी थीम समझ में आ जाएगी जहां वो बहुत सारे मल्टी बैगर्स बनेंगे। तो मल्टी बैगर का मैं यही कहती हूँ कि अगर कई बार लोग में हमसे भी पूछते हैं, मेरे से पूछते हैं कि आपने ये HDFC बैंक निकाला था 1996 में, या अमेजोन निकाला था 2001 में, तो आज का कौन सा HDFC बैंक या अमेजोन है? मैंने कहा वो चीज किसी के पास नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कोई तो निवेशक दुनिया में होता, कोई तो फंड मैनेजर होता जिसकी 50% पिक्स भी मल्टी बैगर्स होती हैं। तो ऐसा दुनिया में आज तक कोई नहीं हुआ है। कि आपको पहले से नहीं मालूम रह सकता कि बहुत लंबा कौन सा स्टॉक चलेगा। बहुत से बहुत कह सकते हैं कि हाँ ये स्टॉक यहाँ से दुगना हो जाएगा, बट उसके अलावा आपको पोर्टफोलियो अप्रोच ही रखना पड़ेगा। तो जहां तक अभी का सवाल है हमारे पीएमएस में,
पिछले समझ लीजिए 2024 के लगभग शुरू से हम लोग फार्मा और हेल्थ केयर और ऑटो कंपोनेंट्स में ओवरवेट रहे हैं। इस साल धीरे धीरे करके जहां हम लोग ओवरवेट हो गए हैं वो एफएमसीजी है, ऑटो में भी थोड़ा ऐड किया है, केमिकल्स वगैरह में स्टॉक ऐड किए, पर वो पूरा सेक्टर कॉल नहीं है बिकॉज केमिकल्स बहुत तरह की कंपनी होती है, तो वहां आपको स्टॉक ही देख के लेना पड़ता है। बैंक्स में ओवरवेट नहीं है, लेकिन उसमें भी बढ़ोतरी की है स्टॉक्स में, क्योंकि वो एक सेक्टर है जो पिछले 5 सालों में 4 साल अंडर परफॉर्म किया। तो 2020 से 24 आप देखें तो 20, 21, 23, 24 में बैंक निफ्टी ने निफ्टी को बहुत अच्छे से अंडर परफॉर्म किया मैं कहूँगी, और खाली एक 2022 में आउट परफॉर्म किया था। तो वो उतने लंबे अंडर परफॉर्मेंस के बाद थोड़ा बेहतर लग रहा था। तो अभी मैं थोड़ा डर डर के निवेश करती हूँ बैंक्स में, लेकिन पहले से हमारा ज़्यादा अब उसमें वेटेज है। तो आप सेक्टर के हिसाब से देखें तो ये हमारी अभी पोजीशनिंग होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया देवना मैम आज समय देने के लिए, और एक बार फिर से बहुत बधाई। उम्मीद करेंगे कि आप ये अवार्ड जीतें और हमें फिर से खुश होने का मौका एक दें आप। बहुत शुक्रिया मैम, फिर से आपसे मुलाकात होगी। लेकिन इस बीच आप ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कुछ बयान आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ग्लोबल टेंशन का सामना हमें करना पड़ेगा और 8% जीडीपी ग्रोथ के साथ विकसित भारत पाने का भरोसा है। पिछले क्वार्टर की जो जीडीपी ग्रोथ रही है ऑलमोस्ट 8% के आसपास की तो रही है, करीब करीब 7.8% रही है। आरबीआई ने जो प्रोजेक्ट किया है, पहले जो 6.5% का अनुमान था उसको बढ़ा के 6.8% कर दिया है। तो धीरे धीरे ग्रोथ तो बढ़ी रही है, और ईट नाउ स्वदेश के सारे जो दर्शक हैं जो हमसे 4 साल से जुड़े हैं या फिर धीरे धीरे जो हमसे जिनका जुड़ाव हो रहा है, उम्मीद करेंगे कि उनकी ग्रोथ भी लगातार होती रहे, और अपने तमाम एक्सपर्ट्स के माध्यम से इस ग्रोथ को, उनकी पोर्टफोलियो की रौनक को हम सुनिश्चित आगे भी करते रहेंगे। फिलहाल एक और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे इन हाउस एनालिस्ट कुणाल बोथरा। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके 18 स्वदेश पर। आपके ट्रेडिंग पिक से शुरुआत कर लेते हैं। बताइए बाजार में आपकी नज़र कहाँ गई है, और ओपनिंग ट्रेड आप कौन से शेयरों को चुनेंगे? एक शो पे इनवाइट करने के लिए, तो यहाँ पे इन 2 सेक्टर्स है या 2 थीम्स है जिसको मैं ऐसा मानता हूँ कि आई थिंक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, तो उनको मद्देनजर रखते हुए मैंने पिक्स नोट डाउन किए। पहली है टाटा मोटर्स। आई थिंक वेडनेसडे के मूव के बाद में ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में एक नया चाल, नया ट्रेंड उभर के आएगा। एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट था, स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज को भी ब्रेक किया। वेडनेसडे सेशन के बाद 700 के लेवल पे वापस से क्रॉस किया स्टॉक ने। तो मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक ये बहुत अच्छी चाल बन सकती है टाटा मोटर्स के लिए। तो मैं सजेस्ट करूँगा बाय यहाँ पे, शॉर्ट टर्म टारगेट रख सकते हैं 750 का, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 700 का। और सेकंड रहेगा बाय एक्सिस बैंक पे, क्योंकि मेरा मानना है कि आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडिडेट है। शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे भी हम देख रहे हैं कि मोमेंटम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया एक्सिस बैंक में। 1170, 1175 के लेवल्स को क्रॉस कर चुका है स्टॉक। तो करंट लेवल से मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि स्टॉक और ये अपनी ट्रेंड को बरकरार रखेगा। और जो आउट परफॉर्मेंस है प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्टॉक्स में, उसमें भी ये आई थिंक ये टॉप कैंडिडेट बन सकता है। तो 1200 का टारगेट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ट्रेडर्स यहाँ पे अगर ट्रेड लेना चाहे तो स्टॉप लॉस ट्रेल करके 1145 तक का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, 1145 का स्टॉप लॉस होगा एक्सिस बैंक के लिए, 1200 रुपए के टारगेट, और अच्छी तेजी हम शेयर में देख रहे हैं। बाजार देखिए थोड़ा ठंडा सा पड़ गया है। क्या ठंडा पड़ने की वजह ये है? देखिए थोड़ी सी इस बात के आसार तो थे कि वॉल्यूम भी थोड़े कम रहेंगे, क्योंकि 2 अक्टूबर को दशहरा की छुट्टी आ गई, बीच में एक दिन मार्केट खुला, फिर 2 दिन की छुट्टी। तो लोग तो एक्सटेंडेड वीकेंड को बनाने के तरीके खोजते रहते हैं, तो इसको काफ़ी हद तक एक्सटेंडेड वीकेंड बना दिया गया होगा, और उसके चलते भी बाजार पर असर आ रहा होगा। लेकिन एक बार सम्मान कैपिटल का शेयर लेकर आइए। IHC इसमें 44% स्टेक खरीद रही है, बाकी बाद में 26% हिस्से के लिए जो कि एक रेगुलेटरी जो ऑब्लिगेशन है, ओपन ऑफर भी लाना पड़ेगा। तो अब ये खबर आ गई है तो 5% नीचे है शेयर। हम सुबह कह भी रहते कि हो यही सकता है कि ये शेयर आपको नीचे दिखाई दे, क्योंकि पिछले 5 सत्र में करीब 25%, महीने भर की बात करें तो करीब 35% ये शेयर चला था, और आज 5% की गिरावट इसमें आ रही है। सन टीवी एक और शेयर है जिसमें हमने देखा था कि बुधवार के सत्र में बहुत तेज रफ्तार से ये शेयर दौड़ा था। आज 5% की गिरावट इस शेयर में भी आ रही है। आयशर मोटर के शेयर में करीब 1.5-2% के आसपास की नरमी है। तो ये कुछ शेयर हैं जहां पर आज गिरावट थोड़ी ज़्यादा है। और निफ्टी की बात करें
50-60 अंक नीचे। निफ्टी ऐसा लग रहा है कि हिल भी नहीं रहा है। बाजार खुले देखिए 25 मिनट के आसपास का समय हो गया है, लेकिन बहुत ही टाइट रेंज में दोनों के दोनों इंडेक्स आपको घूमते दिखाई देंगे। निफ्टी बैंक अब चूंकि दो जो बड़े शेयर हैं, जो मेजर जो वेटेज कमांड करते हैं, आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक, अगर वो कमजोर हैं तो निफ्टी बैंक चले कैसे, और वही असमंजस की स्थिति हम इंडेक्स में देख रहे हैं। सपाट कारोबार आप होते हुए देखेंगे। लेकिन आज फिर से जो बड़ी तेजी है वो है टाटा इन्वेस्टमेंट के शेयर में। टाटा इन्वेस्टमेंट मतलब ये भागे जा रहा है, 8% की तेजी आज फिर से शेयर में। और हम अभी 2 दिन पहले बातचीत कर रहे थे कि 10,000 रुपए का लेवल अचीव कर लिया टाटा इन्वेस्टमेंट ने। ये देखते देखते शेयर 11,500 रुपए का हो गया, यानी कि महीने भर से कम के समय में टाटा इन्वेस्टमेंट का जो शेयर चल गया, करीब करीब 60% के आसपास के रिटर्न टाटा इन्वेस्टमेंट में आ गए। एक बार मैं जरा चेक कर लेता हूं। जी हां, 68% कमाल की रफ्तार शेयर में हम देख रहे हैं। शिवांगी, एक बार जरा टाटा इन्वेस्टमेंट चेक करेंगी। टाटा कैपिटल का आईपीओ आने जा रहा है, सही बात है। इनका 2% का निवेश है टाटा कैपिटल में, मतलब जो इनकी हिस्सेदारी है। बाकी स्टॉक स्प्लिट भी होने जा रहा है टाटा इन्वेस्टमेंट का 1:10 के रेशियो में। 14 अक्टूबर उसकी रिकॉर्ड डेट है। लेकिन गजब की मूव है ये, तो क्या करना चाहिए शेयर में? जी बिल्कुल, इस स्टॉक में हमने देखा है पिछले 4 सालों से एक बहुत ही अच्छी अपमूव देखने को मिली है, और इस साल में भी हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक 70% के आसपास की बढ़त दिखा रहा है अभी तक। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि काफी एक अच्छी मोमेंटम यहाँ पे है। ऑफ कोर्स पिछले 2-4 दिनों से हमने देखा है कि एक काफी अच्छी प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिली है, पर यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम स्टॉप लॉसेस के साथ ही ट्रेड करें इसको। जो सपोर्ट है वो राउंड अबाउट 11,200 पे बनते हुए दिख रहा है, तो इसको रडार पे रखें। और नेक्स्ट अप हम 11,800 और फिर 12,000 तक के पोजिशनल लेवल्स के लिए इसमें इंतजार कर सकते हैं, बट स्टॉप लॉसेस काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। टाटा इन्वेस्टमेंट को लेकर ये व्यू। अच्छा, टाटा इन्वेस्टमेंट की खास बात यह है कि अगर आप इसको कोविड से पहले के टाइम में देखेंगे तो बहुत ही नैरो रेंज में था। ऐसा लगता था कि नहीं शेयर ये सोया हुआ शेयर है, कुछ होता नहीं था। लेकिन कोविड के बाद जो रफ्तार रही है वो बहुत ही अमेजिंग रही है। अगर आप 5 साल का चार्ट दिखा पाएं तो तकरीबन ये जो शेयर हो गया है अपने भाव से 13 गुना हो गया है। 700 रुपए के आसपास के भाव हुआ करते थे, और 700 वाला शेयर 7,000 का होने के बाद भी आप ये देखिए 11,500 रुपए के आसपास के भाव। ये देखिए 1200% का रिटर्न है 5 साल में। क्या अमेजिंग रैली टाटा इन्वेस्टमेंट के शेयर में रही है। और ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है टाटा की, और ये आईटी में, बैंकिंग में, इंफ्रा में, तमाम सेक्टर्स में निवेश करती है। और इसके जो निवेश की जो वैल्यू है हाल फिलहाल के अगर मैं आंकड़े में बता दूं आपको तो 30 से 35,000 करोड़ रुपए के आसपास की है। लेकिन इसका जो मार्केट कैप है 50,000 करोड़ रुपए के आसपास का हुआ करता था, और अब वो बढ़ के पहुंच गया है 57-58,000 करोड़ रुपए के आसपास का। तो अद्भुत रैली टाटा इन्वेस्टमेंट के शेयर में हमने देखी है। एक और शेयर काफी कड़क है, जरा उसका चार्ट आप लेकर आइए स्क्रीन पर, क्योंकि पिछले 3-4 सत्र से एक दौर के प्रॉफिट टेकिंग के बाद हम देख रहे हैं कि रैली बन रही है। वो है जेके पेपर। आज भी 3% ऊपर ये शेयर आपको दिखाई देगा। कुणाल जी, जेके पेपर जहां से ये शेयर गिरा था ना, वो शेयर उस लेवल पर फिर से लौट के आ गया। तो गिरा थोड़ा धीरे धीरे था, आया है बहुत तेज रफ्तार से। जो हम कहते हैं ना कि शेयर गिरता है लिफ्ट से आता है सीढ़ियों से, वो नहीं हुआ, इसमें थोड़ा उल्टा हुआ है। 400 रुपए का भाव फिर से आ गया। क्या आपको लगता है कि यहां से भी एक बड़ी तेजी के लिए शेयर तैयार है, कोई ट्रेड बन रहा है? तो मूव काफ़ी स्ट्रांग है जेके पेपर के लिए। अगर हम लास्ट या इस हफ्ते की बात करें तो स्टॉक ने करीबन 9 से 10% का मूव दिया है करंट लेवल्स पे। 420 का जो एक मेजर रेजिस्टेंस है, अगर हम देख रहे हैं लास्ट 4 महीने में जून जुलाई के आसपास से 420 के आसपास में इसमें रेजिस्टेंस आ रहा है। इंट्राडे हाई 420 के आसपास बनाता है, पर उसके बाद में मोमेंटम फिजल आउट हो जाता है जेके पेपर में। तो इस बार ऐसा लग रहा है कि शायद अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो सकता है, स्टॉक प्राइस 420 के लेवल्स को क्रॉस कर सकता है। तो यहाँ पे डुअल ट्रेड बन सकता है। पहला, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स यहाँ पे करंट लेवल्स 400 के आसपास अगर बेट लेना चाहे तो 420 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट रख सकते हैं। बट अगर इस 420 के लेवल्स को क्रॉस कर जाए स्टॉक, तो मेरा मानना है कि हायर साइड में फिर 440 एंड 475 ये 2 मेजर टारगेट ओपन अप हो सकते हैं जेके पेपर के लिए। ऑलराइट, तो देखिए जेके पेपर पर आज रहेगी नज़र। काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, पर कुणाल इसमें कोई स्टॉप लॉस जो कि लगाना हो चाहिए?
तो जो लास्ट वीक या इस वीक का जो लो है वो करीबन 375 380 का लो है। तो जो पोजीशनल ट्रेडर यहाँ से अगर 440 या 460 का लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उनके लिए 375 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है जो शायद 420 के लिए खेलना चाहे उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा 395 का स्टॉप लॉस। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पे स्टॉप लॉस भी आपने समझ लिया जीके पेपर का। पर आज ऐसे बाजार में भी थोड़ा सा सुस्त बाजार ज़रूर है, जैसा अभिषेक हाईलाइट कर रहे थे, पर कुछ एक डिफेंस काउंटर्स बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए सोलार इंडस्ट्रीज 3% की यहाँ पर तेज़ी, इसी के साथ साथ GRSE 2.6% का उछाल, भारत डायनामिक्स ये भी 2% की तेज़ी दिखा रहा है और साथ ही साथ BEL, मज़गांव डॉक जैसे स्टॉक्स भी पीछे नहीं है। शिवांगी से हमने कुछ समय पहले ही डिफेंस काउंटर्स पे चर्चा की थी, पर कुणाल आपसे भी समझना चाहेंगे क्या आपको डिफेंस काउंटर्स यहाँ पर इंटरेस्टिंग लग रहे हैं? और बास्केट काफ़ी बड़ी है, कोई स्टॉक जो कि आपको खास पसंद हो? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सृष्टि है, बिकॉज डिफेंस सेक्टर ओवरऑल एक बहुत डाइवर्जेंट सेक्टर बन गया है। अगर हम इनकी चार्ट्स देखें तो BEL और HAL है जो अपने हायर एंड ऑफ द प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं। BEL 410 415 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी आई थिंक 4000 प्लस के लेवल्स को क्रॉस करके वहाँ से कंसिस्टेंट अपसाइड दिखा रहा है। बट अगर हम बाकी सारे स्टॉक्स की बात करें जैसे कि भारत डायनामिक्स या फिर BEML एक्सेट्रा, वो स्टॉक्स अभी भी अपने स्लाइट लोअर एंड पे ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस बन सकता है, बिकॉज अगर लीडर्स जनरली मूव दिखाते हैं सेक्टर को तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स रहते हैं उनमें भी मोमेंटम बहुत क्विकली आ जाता है। मेरा मानना है कि आई थिंक डुअल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए यहाँ पे। ट्रेडर्स को अगर मिक्स यहाँ पे एक स्टॉक पे ना बैठ करके अगर मल्टीपल स्टॉक्स में बैठ कर डिफेंस सेक्टर में तो अच्छा बैट बन सकता है। BEL करंट लेवल से 415 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक ये 430 435 के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेडेबल है। स्टॉप लॉस यहाँ पे 405 का रख सकते हैं। और भारत डायनामिक्स एक अच्छा बेट बन सकता है, 1570 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक। मेरा मानना है कि आई थिंक ये स्टॉक 1680 से 1750 के बीच में यहाँ पे टारगेट रेंज रख सकते हैं। स्टॉप लॉस 1520 का। ठीक है, 1520 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए भारत डायनामिक्स के लिए। 2% की तेजी फिलहाल हम शेयर में देख रहे हैं। बाजार एक रेंज में है और देखते हैं कि इस रेंज से बाहर इंट्राडे में निकलता है या नहीं निकलता है। 40 अंकों की कमजोरी निफ्टी में है, 24,800 के आसपास है। हालांकि कोई ज्यादा लेवल का नुकसान नहीं है। निफ्टी बैंक हरे निशान में टिकने की कोशिश तो कर रहा है। देखते हैं कि कोशिश आज दिन के दौरान कितने रंग ला पाती है। लेकिन एक चीज निश्चित तौर पर बढ़िया है अभी तक, और वो है एडवांस डिक्लाइन का रेशियो। 1650 शेयर मजबूत हैं और 950 शेयर इस वक्त हम देख रहे हैं कि कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए आपको दिखाई देंगे। कुछ शेयर जिन्होंने अपनी तेजी को बढ़ाई है उसमें है मेटल पैक। टाटा स्टील अब करीब 3.5% ऊपर है। और आज निफ्टी के तेजी वाले शेयरों में JSW स्टील, हिंडाल्को के शेयर भी आपको दिखाई देंगे। और वायदा में हम देख रहे हैं कि नाल्को और वेदांता के शेयर में मजबूती के साथ आपको कारोबार होता हुआ दिखेगा। तो ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर अच्छी तेजी है। जो शेयर सबसे ज्यादा कमजोर हैं निफ्टी में वो है आयशर, करीब 1.25% के आसपास की गिरावट इसमें है। और इसके अलावा M&M के शेयर में 1% के आसपास की नरमी आ रही है। तो M&M हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि ये शेयर थोड़ा सा ना कमजोर हो रहा है। 3400 रुपए के भाव इसमें गिर के फिर से आगे हमने देखा था कि 3700 रुपए के ऊपर का भाव था। तो ऊपरी स्तरों से करीब 300 रुपए के आसपास की नरमी तो आ चुकी है। 3723 का इसका ऑल टाइम हाई है और 3423 के आसपास फिलहाल आपको शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इस पर आगे हम व्यू भी लेंगे, लेकिन फिलहाल एक दिग्गज एक्सपर्ट को शो में शामिल कर लेते हैं। इन्वेक्सा कैपिटल के तुषार बोहरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तुषार जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। तुषार जी, बिल्कुल ये म्यूजिक के साथ, संगीत के साथ आपका स्वागत होना चाहिए था और हमने ये आपके लिए प्ले किया। तुषार जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। GST का इम्प्लीमेंटेशन हो गया तुषार जी, और हमने देखा कि उसके पहले ऑटो स्टॉक्स ने बड़ी अच्छी दौड़ लगाई। कंज्यूमर अप्लायंसेज वाले जो शेयर थे वहां पर भी हमने अच्छी बाइंग देखी। FMCG शेयर उतने नहीं चले। अब यहां से बाजार को आप कैसे देख रहे हैं और आपके हिसाब से वो कौन से पैक्स हैं जो बाजार को यहां से आगे ले जाएंगे? क्या रीडिंग है मार्केट में आपकी? हाँ, तो ये जो GST में सरकार ने जो
जीएसटी में चेंजेस बदलाव जो लाए हैं उनसे मेरे हिसाब से काफ़ी सेक्टर्स में तेजी होनी चाहिए अगले कुछ क्वार्टर्स में। एक बड़ी चीज़ जो हमें ट्रैक करने की ज़रूरत है वो ये है कि अर्निंग्स में रिकवरी कैसे आती है। तो अगर आप देखेंगे लास्ट 4-5 क्वार्टर्स से अर्निंग्स थोड़ी सी रिलेटिवली सॉफ्ट रही है। निफ्टी अर्निंग्स कुछ आई थिंक 5-6% ग्रोथ है लास्ट ईयर। यहाँ से मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2 साल अर्निंग्स में एक रिकवरी आएगी। हर क्वार्टर एक के बाद एक अगर आप देखेंगे क्वार्टर दर क्वार्टर थोड़ा सा रिकवरी मुझे लगता है आना चाहिए अर्निंग्स में। और अगर आप देखेंगे सरकार ने पिछले 1 साल में सरकार ने और आरबीआई ने मिलके काफी सारे बदलाव किए हैं मार्केट्स में, इकोनॉमी में एक मोमेंटम आए उसके लिए, एक तेजी लाने के लिए। पहले डायरेक्ट टैक्स में सरकार ने एक बड़ी राहत दी थी, अब जीएसटी में दी है। आरबीआई ने बैंक्स को एक तरह से एक मैंडेट दिया है कि आप जाइए क्रेडिट ग्रोथ और करिए, थोड़ा और रिस्क लीजिए। कॉर्पोरेट लार्ज कॉर्पोरेट कैपेक्स और स्पेंडिंग को बढ़ावा दे रहे हैं सरकार और आरबीआई मिलके। तो डेफिनेटली एक ओवरऑल जैसे जैसे अर्निंग्स में रिकवरी आएगी मार्केट में एक मोमेंटम आना चाहिए। आपने सही कहा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, ऑटोज में, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में पिछले कुछ महीनों में थोड़ी तेजी आई है। मेरे हिसाब से ये तेजी बरकरार रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। लेकिन यहाँ से वी हैव टू बी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक। सब कुछ चलेगा ऐसा नहीं है। और खासकर जैसे आपने एफएमसीजी कहा, एफएमसीजी में खासकर वी हैव टू बी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक। जहां पे भी हमें लगता है कि एक अर्निंग्स का मोमेंटम रहेगा और वैल्यूएशन में थोड़ा करेक्शन आया है पिछले 1 साल में, वहां पे हम थोड़ा बाइंग देख सकते हैं आगे जाके। बट डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर ओवरऑल, चाहे वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो, चाहे वो ऑटोज हो, डेफिनेटली चाहे वो रिटेल साइड पे हो, डेफिनेटली ट्रैक्शन यहाँ से रहेगा। मुझे लगता है कि अगर मार्केट में तेजी खेलनी है ओवरऑल, तो सबसे ज्यादा और सबसे एकदम बोलते ना फ्रंट एंड सेंटर अपॉर्चुनिटी जो है वो बैंक्स में और एनबीएफसीज में ही रहेगी। इस पॉकेट पे डेफिनेटली हमें ध्यान देना चाहिए। तो चलिए, ये नज़रिया फिलहाल मार्केट पे। तुषार नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पे। देखिए 4 साल तो बेमिसाल रहे जहां पर हमने कई सारे सेक्टर्स को अच्छे तरीके से प्रदर्शन करते देखा, बट बीते 1 साल को देखिए तुषार, तो निफ्टी ने मामूली सा रिटर्न दिया है और लोगों के पोर्टफोलियो का हाल तो हमें पता ही है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में कई सारे सेक्टर्स की अच्छी तरीके से पिटाई हुई है। बड़े सेक्टर्स जैसे IT, फार्मा, इनमें भी कई सारी नेगेटिव खबरें हैं। तो तुषार, अब अगर किसी को अपने नए निवेश की तैयारी करनी है तो किस तरीके से सेक्टर एलोकेशन वो कर सकते हैं? क्या आप हमारे दर्शकों की सहायता करेंगे एक पोर्टफोलियो डिज़ाइन करने में? एटलीस्ट सेक्टर वाइज एलोकेशन कितना करना चाहिए, या कौन से सेक्टर्स आपको पसंद आ रहे हैं फिलहाल जहां पर थोड़ा वेटेज बढ़ा सकते हैं वो? तो जैसे मैंने कहा कि एक डेफिनेटली डोमेस्टिक पे फोकस ज़्यादा रहना चाहिए बनिस्पत एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड सेक्टर्स के। खासकर बैंक्स और एनबीएफसीज, मुझे लगता है कि एक पॉकेट है जहाँ पे अच्छा पैसा बनेगा। इज ऑल्सो द लार्जेस्ट सेक्टर इन द मार्केट। तो डेफिनेटली नेक्स्ट राउंड ऑफ मोमेंटम यहाँ से हमें दिखेगा। मार्केट में तेजी अगर हमें खेलनी है तो ये एक सेक्टर हमें देखना ही चाहिए। इसके अलावा डोमेस्टिक कंजम्पशन रिलेटेड और डोमेस्टिक साइक्लिकल्स जो सेक्टर है उसमें हमें एक अच्छा निवेश करना चाहिए एज अ परसेंटेज ऑफ द पोर्टफोलियो। दैट शुड फॉर्म अ सब्सटेंशियल पार्ट। जहां तक एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड सेक्टर्स है, फार्मा में हम लोग लॉन्ग टर्म तेजी में है। हमें लगता है कि फार्मा में नेक्स्ट कुछ साल अर्निंग्स में मोमेंटम बरकरार रहेगा और निवेश की काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। नॉट एवरीथिंग विल गो अप, सब कुछ ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन अगेन इफ वी आर एबल टू आइडेंटिफाई गुड पॉकेट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, फार्मा शुड डू वेल, यहाँ से अच्छा करेगा। आईटी में अगर आप देखेंगे बाजार का एक बड़ा हिस्सा, काफी सारे निवेशक मंदी में है। मेरे हिसाब से यहाँ से एक काउंटर सिक्लिकल रैली, एक ट्रेड मैं रूल आउट नहीं करता हूँ आईटी में भी। 2 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अभी यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है कि यहाँ से नेक्स्ट 3-4 साल में सेक्टर कैसे बिहेव करेगा, बट एक शॉर्ट टर्म रैली डेफिनेटली पॉसिबल है। और एक स्पिरिट्स हमें लगता है अच्छा डोमेस्टिक में और करना चाहिए।
ऑलराइट, तो चलिए कई सारे सेक्टर्स हाईलाइट किए हैं तुषार। देखिए मार्केट के साथ साथ आपकी रुचि कविता लिखने में भी है, हम इससे वाकिफ़ हैं। तो देखिए आज का जो हमारा दिन है वो काफ़ी ख़ास है हमारे लिए, और हमारे कई सारे दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मार्केट के करेंट मूड और माहौल को देखते हुए क्या कुछ लाइनें हैं आपके पास कविता के फॉर्म में, आप कैसे उसको डिफाइन करेंगे? मुझे पता था सृष्टि आप जाने नहीं दोगे इसके बिना, तो मैंने कुछ 4-5 लाइनें लिखी थी। जस्ट अलाउ मी मिनट, आई विल जस्ट रीड देम आउट। एक सेकेंड। तो मार्केट एक्चुअली ऐसा है कि हमें कविता लिखने पर मजबूर कर देता है कभी कभी। अगर आप देखोगे अभी का माहौल, अगर मैं आपको डिस्क्राइब करूं, so I am just reading out these are lines I wrote yesterday specifically for ET Now स्वदेश। बिल्कुल। तारीफ के भूखे ट्रंप भाई साहब के टैरिफ ने किया बेहाल। तारीफ के भूखे ट्रंप भाई साहब के टैरिफ ने किया बेहाल। नवरात्रि में अनेक रंग हो चाहे, पोर्टफोलियो का रहे बस एक लाल। पांव के नीचे से जमीन खिसकी, सिर पर रहे न बाल। मेरे हैं वैसे अभी। पांव के नीचे से जमीन खिसकी, सिर पर रहे न बाल। चलते फिरते लड़खड़ा रहे, खुद को रहे संभाल। पैसे पूरे लग गए, आधी कीमत का रह गया है माल। जहां भी जाए लोगों से को मिलता, पूछने को बस यही सवाल। मार्केट में तो मस्त उथल पुथल है, भैया आपके कैसे हैं हाल। धन्यवाद। वाह, बहुत बहुत शानदार तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया ये कविता के लिए और हमारे साथ आज जुड़ने के लिए भी। और हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को आपसे अच्छी गाइडेंस मिली हो।